छोटे से राज्य हिमाचल प्रदेश में समाज सेवा और पत्रकारिता के क्षेत्र में हिमाचल की बेटी के नाम से मशहूर डॉक्टर रचना गुप्ता ने पत्रकारिता, प्रशासन, शिक्षा और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में लंबा सफर तय किया है। हिमाचल प्रदेश में किसी राष्ट्रीय अखबार की पहली महिला संपादक बनने से लेकर हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग की सदस्य और कार्यवाहक अध्यक्ष की जिम्मेदारी तक इन्होंने कई बड़ी महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। राज्य के दूर दराज के गांवों में जाकर मैम महिलाओं को अपने पैरों पर खड़े होकर आगे बढ़ने के प्रयास में जुटी हुई हैं। बदलते दौर में महिलाओं और उनकी शक्ति को पहचानने के मुद्दों पर हम आज मैम से उनके एक्सपीरियंस जानेंगे। अमर उजाला दी बोनस के खास शो शक्ति की समृद्धि में मैम का स्वागत करते हैं। हिमाचल की बेटी डॉक्टर रचना गुप्ता आज हमारे साथ है। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका अमर उजाला दी बोनस के स्टूडियो में और हमारे खास शो शक्ति की समृद्धि में। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी फॉर द शो। सबसे पहले तो मैम, जैसे कि मैंने ओपनिंग में कहा, भी हिमाचल की बेटी, आपको हिमाचल की बेटी कहा जाता है, लेकिन इसके पीछे की स्टोरी क्या है? मतलब ये नाम कब आपको मिला और आपको कैसा फील होता है जब आपको लोग ऐसे बुलाते हैं, तो इसका मतलब क्या है? नहीं, ये सब सोशल मीडिया की कारस्तानी है। हिमाचल की बेटी तो हिमाचल में पैदा हुई हर बेटी हिमाचल की बेटी है। मैं ही नहीं, जो भी अभी बेटियां या महिलाएं हैं वो सब हिमाचल की बेटी हैं। लेकिन सोशल मीडिया पे जब मेरा ये जर्नलिज्म में भी ख़त्म हुआ और पब्लिक सर्विस कमीशन में मैं एज अ मेंबर गई, तो उसमें जो हम एक्टिविटीज़ करते थे उसको हम सोशल मीडिया पे ज़रूर डालते थे या मेरे आर्टिकल छपते हैं। तो वो किसी ने आइडिया दे दिया कि इसको रन करते हैं कि हिमाचल की बेटी के पेज से जाना जाए, ताकि जो आप एक्टिविटीज़ कर रही हैं वो हिमाचल की बेटी, हिमाचल की बेटियों के लिए एक तरह से मैसेज है। अच्छा, अभी आपको फील कैसा होता है जब कोई ऐसे कहकर बुलाता है तो? क्योंकि आपने तो बोला कि बहुत सारी महिलाएं हैं, जो भी हिमाचल में पैदा होता है, जो भी महिला वहाँ पैदा होती है, बच्ची पैदा होती है, वो हिमाचल की बेटी है। लेकिन सिर्फ आपको ऐसा एक टाइटल मिलना, तो अपने आप में कैसी फीलिंग है? नहीं, ये इसको मैं टाइटल नहीं कहूँगी। ये एक पहचान बनाने की कोशिश है कि हिमाचल की बेटी अपने आप में एक ऐसी शख्सियत, वो मैं भी हो सकती हूँ, कोई और भी हो सकता है, जिसने कुछ ऐसा काम किया है जो दूसरों के लिए प्रेरणा बने। तो मैं ये टाइटल अपने लिए नहीं मानती। मुझे लगता है कि हर उस बेटी का टाइटल है जो हिमाचल में पैदा हुई है और हिमाचल के लिए सोचती है और हिमाचल के लिए उसने काम किया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे मैम। बहुत सारी चीज़ों पर आज हम आपसे बात करने वाले हैं, समझने वाले हैं, आपके एक्सपीरियंस को जानने वाले हैं, कैसा रहा है अब तक का। अगर मैम सबसे पहले मैं बात करूं हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग की, 6 साल का लंबा सफर आपका वहां पर रहा है। आपने बहुत सारी महिलाओं को सुना होगा बात करते हुए, अपने अनुभव शेयर करते हुए। कैसे आप देखती हैं? और अगर मैं बात करूं महिला सशक्तिकरण की या फिर आत्मनिर्भरता की महिलाओं के फेस में, उसे आप कैसे देख रही हैं? अभी फिलहाल कैसी स्थिति है? बेसिकली मैं जर्नलिज्म में थी और उस दौर की जर्नलिज्म में थी 96 में, जब कोई जर्नलिज्म में लड़कियां होती नहीं थी। और उस टाइम जनसत्ता, इंडियन एक्सप्रेस जैसे अखबार थे जो इक्का दुक्का अखबार होते थे तो चलते थे। तो उस टाइम की पीरियड जो है वो मेरा 20-22 साल का रहा और उसमें ये इस पब्लिक सर्विस कमीशन का 6 साल का पीरियड फिर ऐड ऑन हुआ। तो मुझे जो जर्नलिज्म का अनुभव था वो मुझे वहाँ रिफ्लेक्शन उसको मिला। तो पब्लिक सर्विस कमीशन की, क्योंकि आपने पर्टिकुलर बात करी, तो मेरा महिलाओं से वहाँ पे 1 to 1 इंटरेक्शन हुआ, ठीक वैसे जैसे हम फील्ड पे जाके जर्नलिज्म में करते थे। तो महिलाओं के प्रति मेरी ना बहुत अंदर से फील है कि महिलाएं बाहर आनी चाहिए, या महिलाओं का दर्द कोई सुनने वाला होता नहीं है। तो जब मैं जर्नलिज्म में थी तब भी मैं विमेन इशू, विमेन वेलफेयर और या ख़ास तौर पे गरीब महिलाएं या छोटी बच्चियां, उनके लिए मैं स्टोरीज़ लिखती थी। लिखने के बाद उनको एक लॉजिकल एंड तक, एडमिनिस्ट्रेशन से पहुंचाना, गवर्नमेंट तक ले जाना, कोई ना कोई सोल्यूशन हम करते थे, चाहे उनके हेल्थ केयर इश्यूज़ थे या उनके सोशल ग्रीवेंसेस थे या विमेन चाइल्ड इशूज़ थे। तो इस तरह मेरा इंटरेस्ट था। मैं जब स्टोरी लिखती हूँ ना, तो उस स्टोरी को लिखते वक्त मैं गहराई से आप समझिए जैसे कोई कलाकार अपने आप को एक कैरेक्टर के रूप में उभारता है, तो मैं उसमें खुद ढल के फिर वो स्टोरी लिखती थी। और जब मुझे लोग कहते थे कि आपकी स्टोरी अच्छी है, जब लिखते हैं तो उसमें पूरी इमोशंस सब झलकता था। तो वही बात फिर जब सर्विस कमीशन में आई, तो मुझे सर्विस कमीशन की चेयर पे जितनी भी बेटियां हमारी आई इंटरव्यू के लिए, उसका प्रोपोर्शन बड़ा कम था। और जब जो भी आती थी तो मेरे मन में एक ज़रूर होता था कि वो किस बैकग्राउंड से आई है, क्योंकि पहाड़ की जो स्थितियां हैं ना,
वो आपकी पंजाब, दिल्ली या बड़े मेट्रो टाउन्स की स्थितियों से बिल्कुल फ़र्क है। कारण क्या है कि यहाँ की जोग्राफिकल कंडीशंस फ़र्क है। यहाँ पे जो महिला निकल के या बेटी निकल के अगर सर्विस कमीशन के टेबल पे आ जाते हैं इंटरव्यू के लिए, तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि उनको कोई ट्यूशन कोचिंग का एक्सपोजर नहीं है, उनकी कोई बड़ी हाई फाई स्कूलिंग नहीं है। जैसे यहाँ पे एक से बढ़कर एक स्कूल हैं दिल्ली में या फिर चंडीगढ़ में, पंजाब में। तो पहाड़ों में ऐसा नहीं है। जो बड़े रिनाउंड स्कूल हैं वहाँ बड़े एलीट क्लास के लोग पढ़ते हैं। तो सामान्य परिवारों से निकलकर जब बेटियाँ इस लेवल पे पहुँचती, चाहे वो छोटी सी ही एक अचीवमेंट हो, तो वो बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। तो मैं उनको समझने की कोशिश करती थी कि वो कैसे आई हैं, और उनमें अगर मुझे लगता था टैलेंट है, तो मैं उस टैलेंट को निखार कर बाहर समाज में उनको स्थान दिया, उनका प्लेसमेंट किया। तो लेकिन दुखद बात ये रही कि उनका प्रपोर्शन, उनका अनुपात जो है वो पुरुषों की तुलना में काफ़ी कम है। तो ये दर्द मेरे में अभी भी है। अभी भी ये मैम ऐसी स्थिति है, क्योंकि जब आप वो 6 साल रहे आपके करियर के, आपने कहा बहुत छोटा एक हिस्सा था आपके करियर का। अब अगर मैं बात करूं 2026 चल रहा है, अभी भी आपको लगता है कि क्या महिलाएं जो अपने लिए खुद फैसले ले लें, अपने लिए खुद डिसीजंस ले लें, ऐसी महिलाओं की संख्या अब भी कम है? बहुत कम है। उसका कारण क्या है कि अब थोड़ा सोशल मीडिया के दौर के बाद थोड़ी जागरूकता आनी शुरू हो गई है। लेकिन फिर भी जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, गांव में अच्छे स्कूल होना, अच्छे टीचर्स होना, वो अभी भी नहीं है। मैं अभी भी कई रूरल एरिया में विज़िट करती हूँ। वहाँ रैंडमली किसी भी स्कूल में चली जाती हूँ, वहाँ बच्चों से इंटरेक्ट करती हूँ। तो बच्चों को प्रॉब्लम क्या है कि जी हम कॉमर्स ही रखे हैं, आर्ट्स ही रखे हैं, क्योंकि हमारे पास साइंस की टीचर्स नहीं है। तो वो बच्चा पढ़ना चाहता है, डॉक्टर बनना चाहता है, इंजीनियर बनना चाहता है, पैरामेडिकल में जाना चाहता है, आर्मी में जाना चाहता है, लेकिन वो कैसे जाएगा जब उसके पास वो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है पढ़ाई का, सब्जेक्ट का, वो कोर्स करने का नहीं। मैं एक एग्जांपल देती हूँ। सर्विस कमीशन में हमारे पास असिस्टेंट प्रोफेसर्स के इंटरव्यूज़ हो रहे थे। ये 2018-19 की बात है। तो वहाँ पे एक लड़की आई, मैंने बिल्कुल सिंपल बैकग्राउंड में, फादर उसके लेबरर थे, वो अपने पेरेंट्स की तीसरी गर्ल चाइल्ड थी। तो तीसरी गर्ल चाइल्ड होने के नाते मैंने कहा स्कूलिंग कहाँ, जैसे इंटरव्यू में पूछा जाता है कि गिव योर इंट्रोडक्शन, तो उसने जब दी तो उसने बहुत अच्छी इंग्लिश बोल दी, क्योंकि वो इंग्लिश का सब्जेक्ट था। तो उसने बहुत अच्छी इंग्लिश में अपने आप को इंट्रोड्यूस किया। मैंने कहा अच्छा, ये करसोग के भी बहुत रिमोट गाँव की रहने वाली लड़की थी, तुम पढ़ी कहाँ से हो? कि जी मैं कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स से पढ़ी हूँ। मैं मास्टर्स कहाँ से की? मैं तो कहती हैं पिताजी क्या ये, तो बुक्स कैसे मिली तुम्हें पढ़ने के लिए, तुम्हें किसने बोला करने के लिए? तो वो कहती कि जो मेरी बड़ी बहन थी उसने जो सब्जेक्ट रखा वही छोटी को रखा, क्योंकि बुक्स लेने के लिए आपके पास पैसे नहीं है। तो वो बुक्स उस थर्ड बच्ची ने पढ़ ली, छोटी वाली जो बेटी थी, और उसने उन्हीं से पढ़कर अपनी बहन, ना वो स्कूल गई, ना उसको नई बुक्स मिली, ना ड्रेस मिली, ना उसने कहीं कोचिंग ली, बट शी वॉज गुड एट इंटरव्यू, और उसने जो रिटर्न स्कोर किया वो भी बहुत ही अच्छा था। मुझे ऐसा लगा कि देखो उसकी उसकी इच्छा शक्ति थी तो वहाँ तक पहुँची, तो बिना संसाधन के भी पहुँची। अगर हम संसाधन दे देते, सरकारी व्यवस्था वहाँ वैसी होती, या फैमिली उसकी वेल ऑफ होती, या फिर विमेन रिजर्वेशन और सीट रिजर्वेशन का कोई प्रोविजन होता, तो वो तो कहाँ पहुँचने वाला बच्चा था, वो IAS स्टफ का बच्चा था। तो हालांकि उसका AP में असिस्टेंट प्रोफेसर में सिलेक्शन हो गया, बट मैं उसका ये केस सबको बताती हूँ, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, क्योंकि वो एक ऐसा उदाहरण है महिला सशक्त, वही हिमाचल की असली बेटी है। ऐसी बेटियां जो हैं दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत बनती हैं। वो सिलेक्ट हुई, और जबकि उस बैच में सारे मेल बच्चे, पुरुष बच्चे, वो ज़्यादा थे और उनका सिलेक्शन भी ज़्यादा हुआ। तो मुझे बहुत खुशी है कि मैं ऐसे लोगों को शायद मैं नहीं होती तो पता नहीं कोई दूसरा आइडेंटिफाई करता, उनकी सर्कमस्टांसिस को समझता, क्योंकि जर्नलिज्म में हमने बहुत ज़्यादा ऐसे केसेस किए हैं, बहुत रिमोट जाके रिपोर्टिंग की है, क्योंकि मेरा प्रोफेशन जो रिपोर्टिंग से शुरू हुआ। जब मैं एक्सप्रेस में थी, दैनिक जागरण में थी, और जगह पे काम पे मैंने किया, तो हमने फील्ड पे काम किया। फील्ड पे करने के बाद जब आप चीज़ें निकाल के लेके आते हो तो आपको असलियत पता चलती है। जो उस टाइम के SDMs थे वो आज की चीफ सेक्रेटरी बने। तो हमारा 1-to-1 भी था सबके साथ रिलेशन, जिसके कारण हम चीज़ों को पुश कर पाए कि नहीं ये हमें करना है, यहाँ पे ये स्कीम देनी है, यहाँ पे ये सब्जेक्ट लगाने हैं। लेकिन अब क्या है कि अभी भी 80% केसेस में ऐसा है कि जो बड़े शहरों के आसपास के भी स्कूल हैं वहाँ अच्छे सब्जेक्ट नहीं हैं, और प्रोफेशनल स्किल बेस्ड सब्जेक्ट नहीं है जिससे बच्चे बाहर निकलें। सिंपल आप हिस्ट्री सोशियोलॉजी में MA करके, दैट टू इन 3rd डिवीजन, और उससे कुछ नहीं बनने वाला।
मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा सरकारों को सोचने की ज़रूरत है कि हम कैसे विमेन एजुकेशन में सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली ट्रांसफॉर्मेशन ला सकते हैं। ठीक है। एक चीज़ और मैम, अभी आपने जब आप ये उस लड़की की कहानी बता रही थी तो आपने कहा कि बहुत सारे लड़कों के बीच में वो एक लड़की या फिर 1-2 लड़कियाँ होती हैं, हाँ। प्रपोर्शन कम होता है, हिस्सेदारी महिलाओं की कम होती है। अगर मैं बात करूँ लोक सेवा आयोग की, आप जब थी वहाँ पर, तब क्या वहाँ पर भी ऐसे ही था? महिलाओं के प्रति कैसा रवैया रहता है इस तरीके के कमीशन में? अगर मैं बात करूँ, वहाँ कितना प्रपोर्शन रहता है महिला अधिकारियों का? देखो मैंने सारे सर्विस कमीशन स्टडी किए पूरे देश के। केरला एक ऐसा स्टेट है और 2-3 स्टेट्स और भी हैं जहाँ पे विमेन रिजर्वेशन का प्रोविजन है। क्लास 3, क्लास 2, गेस्टेड ऑफिसर्स 1, 2 में भी उनके लिए रिजर्वेशन है। हिमाचल में नहीं है, या कुछ एक स्टेट्स ऐसे हैं जिनमें नहीं है। वहाँ रिजर्वेशन महिलाओं का होना चाहिए। उसकी वजह ये है कि जब रिजर्वेशन होता है तो बच्चा जो है वो मेरिट में भले ही थोड़ा सा डाउन है, लेकिन रिजर्वेशन होने के कारण उसको जगह मिल जाती है। अब लड़कों का क्या है, यहाँ मेल जेंडर की बात हम कर रहे हैं। पेरेंट्स लड़के को चंडीगढ़ भेज देते हैं कोचिंग करने के लिए, दिल्ली भेज देते हैं। आपको पता है दिल्ली की खबरें हम कितना देखते हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट भरे पड़े हुए हैं। तो उनको जब ट्रेनिंग पर्टिकुलर चीज़ की एक दिशा मिलती है ना, तो उनको एक्सपोजर ज़्यादा होता है। उनको ये भी सिखाया जाता है कि आपको बैठना कैसे है, अपने कपड़ा कैसे पहनना है, अपना हेयर स्टाइल कैसा बनाना है, कोई आंसर आ रहा है तो क्या बोलना है, नहीं आ रहा है तो क्या बोलना है। ये सब चीज़ें वो ट्रेंड होके आए होते हैं। मतलब आप कितना ही वेरिएशन कर लो क्वेश्चंस में, फिर भी। लेकिन हमारी ये कोशिश रही कि अगर जेन्युइन बच्चा है और उसमें पोटेंशियल है तो उसको ज़रूर हमको निकाल के लाना चाहिए बाहर। तो ये तो हो गया। तो विमेन लड़कियों को जो है वो पेरेंट्स ही, मैंने आपको बताया जैसे स्कूल ही नहीं गई, फिर भी वो अपने कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स में बहन की किताबों का और उनके नोट से पढ़ती रही। मतलब बहन ही उसकी मेंटोर बन गई। तो बहन तो नहीं निकली लेकिन खुद निकल गई। तो इस तरह से सोसाइटी की जो थिंकिंग है ना वो बड़ी कंजर्वेटिव है टुवर्ड्स विमेन। अब मैं एक बात बताऊं आपको, विमेन क्या है, एक जेंडर है, ठीक है। मैं मेल भी, मतलब जेंडर डिफरेंस है। अगर विमेन को देख लिया जाए तो जीवन काल में जब वो 1-1.5 साल में जब वो एक अपने फैमिली वे में होती है तो उस पीरियड को छोड़ दिया जाए तो बाकी में तो कोई डिफरेंस नहीं है कि आप मेल भी हो चाहे फीमेल हो, क्या फ़र्क पड़ता है, काम काम वैसा ही हो रहा है सब कुछ। लेकिन वो पीरियड एक्सक्लूड कर दिया जाए तो कोई अंतर नहीं है। लेकिन सोच में, समाज की सोच में जो है ना वो फिल्थ भरा हुआ है, वो अभी तक बड़ी आसानी से जाएगा नहीं। तो उसको निकलते निकलते अभी भी चेंज है, ऐसी बात नहीं है, काफ़ी स्थितियाँ चेंज हुई है। लेकिन अभी वो चेंज मैं ये मानूंगी कि वो छोटा सा चेंज है, उसको बड़ा चेंज होने की ज़रूरत है। इसलिए फैमिली, पेरेंट्स, सरकार की पॉलिसीज़, रिजर्वेशन पॉलिसीज़, ये सब चीज़ें और विमेन सेंट्रिक सब्जेक्ट्स कोर्सेज, उनको एनकरेज करने की ज़रूरत है। मुझे लगता है कि जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, बीजेपी गवर्नमेंट है, मोदी जी के नेतृत्व में ये सब चीज़ें हो रही हैं। और जैसे विमेन रिजर्वेशन बिल भी आ रहा है, चलो एक शुरुआत हुई है, बड़े टाइम से एक माइंड में चल रहा था। लेकिन हकीकत जब इसको बदलते हैं ना तो हकीकत में इतना आसान नहीं होता। मैं अपनी बात आपको बताती हूँ। जब मैं पब्लिक सर्विस कमीशन की मेंबर बनी तो आई वॉज द पब्लिक सर्विस कमीशन का कॉन्स्टिट्यूट हुए 1971 में हुआ था, 71 में, और मेरा अपॉइंटमेंट हुआ था 2018 में। तो 2018 में जब मैं मेंबर बनी तो मैं सेकंड विमेन मेंबर थी। इतने सारे मेंबरों की लिस्ट है, मतलब एक मेंबर एक टाइम में 5-5, 6-6 मेंबर्स होते हैं। तो मैं सिर्फ सेकंड मेंबर थी। तो चेयरमैन तो कभी बनी ही नहीं, मैं लेडी कभी चेयरमैन नहीं बनी। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि वो जो विमेन फील था ना, वो फील जो एक रियल फील आना चाहिए कि विमेन को क्या ज़रूरत हो सकती है, तो वो कोई समझने वाला था नहीं। तो जब मैं वहाँ गई तो हमने कुछ सोचा कि क्या क्या अमेंडमेंट्स हो सकती हैं। मैं बताना चाहूँगी आपने इस मंच के थ्रू से कि विमेन पेरेंट्स लड़की का फीस नहीं भरते एग्जामिनेशन के लिए, गरीबी भी है। तो वो जब ऑप्शन आती है कि बेटे की फीस भरे या बेटी, क्योंकि आजकल मल्टीपल एग्जाम्स होते हैं, तो एक आपका यूजीसी का आ गया, कोई और आ गया, या बैंक का आ गया, कोई एसबीआई का आ गया, कोई पटवारी का आ गया, या इसका पुलिस भर्ती का आ गया। तो वो कहते हैं कि इतने एक साल में 6 फीस हम नहीं भर सकते, तो हम भरेंगे बेटे की। और वो लड़की जो है वो पेपर में अपीयर ही नहीं हो पा रही क्योंकि वो माइंडसेट चेंज नहीं हुआ। फिर मैंने ये प्रपोज़ल लेके आई थी मैं कमीशन में कि विमेन की जो फ़ीस है
वो एग्जेम्प्ट की जानी चाहिए, कम से कम जो वो फॉर्म भर सके। ठीक है, तो फॉर्म भरने के बाद उसका जो 1 साल में डिफरेंस आया, तो वो 13 से 14% वुमेन एप्लीकेंट्स जो है वो बढ़ गई थी। तो आप सोचिए कि 14% ऐसी बेटियां थी कि वो फॉर्म ही नहीं भर पा रही, आएंगी कैसे? और इस एक चेंज से वो आंकड़ा बढ़ गया। ये छोटे छोटे कंसर्न है। हालांकि इसमें बड़ा रेजिस्टेंस हुआ, फाइनेंस डिपार्टमेंट कहता है इतना फाइनेंशियल बर्डन पड़ जाएगा जी, ये नहीं हो पाएगा, वो नहीं हो पाएगा, पर कहीं तो किसी को शुरुआत करनी है ना। तो ये छोटी छोटी शुरुआत ही एक बड़ी, तो विमेन रिजर्वेशन का भी बड़ा अच्छा है, वो पॉलिटिकल रिजर्वेशन की बात कर रही है। लेकिन इसमें दिव्या जी एक और भी, मैं क्योंकि जर्नलिज्म में हूँ और मैं रोज स्टोरीज लिखती हूँ, तो अभी रिसेंटली हिमाचल में पंचायत इलेक्शंस हुए। तो पंचायत इलेक्शंस होने से जब हम उनके इंटरव्यू करने लगे महिला प्रधानों, क्योंकि 33% रिजर्वेशन है, तो वो महिला प्रधान बन के ये रोस्टर में महिला प्रधान आ गई। तो क्या हो गया कि जिसमें महिला प्रधान है उसी में ही पति उप प्रधान है। ठीक है, या फिर पिछली बार पति प्रधान था तो उसका सूडो जो है वो महिला, उसकी वाइफ जो है वो बन गई। तो ये स्थिति बहुत भयंकर है, किसी भी डेमोक्रेसी के लिए ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब रिजर्वेशन का मतलब है कि जेन्युइन अपीयरेंस फॉर दैट पर्टिकुलर वर्क। अगर आप वो सूडो टाइप हो जाए, जैसे कई राज्यों में होता था कि पति नहीं है तो पत्नी है, ये परिवारवाद भी बड़ी खतरनाक चीज है। ऐसा हमने, वो एक सीरीज है बड़ी फेमस पंचायत, उसमें भी हमने इस तरीके की चीज देखी है कि जहाँ प्रधान, जब अगली सीट आई महिला की तो उन्हीं की पत्नी जो है, ऐसा ही हो रहा है। ऐसा हो रहा है कि जो मैं आपको बताऊं, हमने जब अभी महिला प्रधानों की प्रेफरेंसेस पूछे तो बड़ा स्ट्रेंजली उन्होंने आंसर दिया कि आप ना हमसे कल क्वेश्चन पूछना, हम अपने हस्बैंड से पूछ लेंगे कि हमें क्या बोलना है। तो ये भी एक खतरनाक काम है। यानी कि इसके लिए बहुत ज़रूरी है दिव्या जी कि जो महिलाएं आए, खासतौर पे पॉलिटिक्स में आए, उनका एक एजुकेशनल लेवल होना चाहिए, पढ़ाई का स्तर होना चाहिए। इसके लिए ज़रूरी है कि पहले महिलाएं पढ़ें, पढ़ने के बाद जो है वो आपकी जो रिजर्वेशन वाली फार्मूला है उसमें फिट इन हो। और जब पढ़ी लिखी महिला आती है तो उसका एक विजन होता है, उसका एक तरीका होता है। क्या है, अब पॉलिटिकल सिनेरियो क्या हो गया है जो मैं देखती हूँ पॉलिटिक्स में भी, कि ये नेता लोग क्या करते हैं लुभाने के लिए। जैसे किसी ने महिलाओं को 1500 रुपये देने की बात कर दी, किसी ने बोला 2000 दूंगा, महिलाओं के लिए ये हो जाएगा, महिलाओं के लिए वो हो जाएगा। अरे भाई, महिलाओं को 1500 रुपये या 15,000 रुपये या इसकी ज़रूरत नहीं है। महिलाओं को जो ज़रूरत है वो आप समझो। उनको एक इंफ्रास्ट्रक्चर और एजुकेशन की ज़रूरत है, अच्छी प्लेसमेंट की ज़रूरत है, उसको समाज में मुख्य भागीदार बनाने की ज़रूरत है। ऐसा ना बोले वो, आगे से कोई भी प्रधान ऐसा ना बोले कि मैं पति से पूछ के आती हूँ कि मुझे आगे करना क्या है। अगली जो पंचायत की मीटिंग है तो अगर रिजर्वेशन में भी इस तरह का कार्यक्रम हो गया कि मतलब जो कभी पति मिनिस्टर रहा उसी की पत्नी आ गई आगे, तो ये और भी खतरनाक चीज़ है। तो ये चीज़ें देखनी चाहिए सरकारों को भी पॉलिसी बनाते हुए कि उसको आगे करना क्या है। मुझे नहीं लगता कि अभी बहुत जल्दी होगा, हाँ, लेकिन शुरुआत हो गई है। अगर विमेन रिजर्वेशन बिल पास होता है और उसके बाद वो इम्प्लीमेंट हो जाता है, चाहे वो कितने ही साल में हो, लेकिन उसका निश्चित तौर पे फ़र्क पड़ेगा। बशर्ते अगर इलेक्शन में फाइलिंग के लिए जैसे हम करते हैं ना कि आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोग ना आए, उस तरह से क्रिमिनल, वैसे ही पढ़े लिखे लोग आने चाहिए, प्रोफेशनल लोग आने चाहिए, जो विजनरी लोग आने चाहिए। तो उससे फिर क्या है, उससे सुधार दिख सकता है। ठीक है। अच्छा, 2 सवाल मेरे आपसे रहेंगे, क्योंकि अभी इतनी हमने बात करी महिला रिजर्वेशन बिल की। अगर राजनीति में ये बिल जो है आ जाता है, महिलाओं का आरक्षण मिलना शुरू हो जाता है, तो आप कैसे देख रही हैं सशक्तिकरण के तौर पर महिलाओं की, एक तो, और दूसरा ये कि आपके नजरिए में मैम सशक्त महिला है क्या, इमेज क्या लेकर चले कोई भी, हम जैसे लोग हो गए और भी छोटी लड़कियां हो गई, उनके नजरिए में एक सशक्त महिला कैसी होनी चाहिए? सशक्त महिला ये होनी चाहिए कि जो अपने आप में सुदृढ़ हो, अपने ज्ञान के जरिए सुदृढ़ हो, और एक समाज में लोगों के प्रति पॉजिटिव एटीट्यूड में हो, और हिम्मती हो। हिम्मत होना बड़ा ज़रूरी है क्योंकि समाज नोच डालता है। अभी तक तो क्या सिनेरियो है, अब तो नई कहानी और आ गई है, सोशल मीडिया। महिला को नोचना हो तो कुछ भी लिख दो सोशल मीडिया पे। किसी के खिलाफ पहले क्या होता था, अनोनिमस लेटर्स पोस्ट कर दो, उसके परिवार वालों को, रिश्तेदारों को, वो सारी पोस्ट कर दो, एक बदनाम करने का जरिया है। उसका जेंडर ही उसको बदनाम कर देता है कि भाई तू महिला है तो तूने ये कर दिया, वो कर दिया। ये आपको हर जगह मिलेगा, नीचे क्लास 4 से लेकर ऊपर क्लास 1 तक। इवन मैंने ब्यूरोक्रेसी को बहुत क्लोजली देखा, ब्यूरोक्रेसी में भी, पुलिस सर्विसेज में भी, प्राइवेट का भी एक्सपीरियंस है मेरा, उसमें भी ऐसा चलता है।
कॉरपोरेट हाउसेस में भी ऐसा चलता है। तो किसी को भी डाउनग्रेड करना हो तो कुछ भी बोल दो, उसको मेंटली उतना हरास कर दो कि वो काम करने की स्थिति में ना रहे। ऐसा होता है, ऐसा कई केसेस में हुआ है, मैंने देखा है। और अगर आप महिला आयोग, राज्य महिला आयोग इधर देखें तो इतने सारे केसेस ऐसे हैं कि दिखते हैं जो एग्जाम्पल बन सकते हैं। मैं पर्टिकुलरली एक दो केसेस को मेंशन नहीं करना चाहती, पर जो मैंने पर्सनली भी फील किया है। तो एक तो वो स्ट्रांगली डील करना चाहिए, बहुत स्ट्रांगली। और विमेन प्रोटेक्शन के लिए जितने भी ये धाराएं आईटी वाली बनी है, ये सब नाकाफ़ी हैं, ये सब आई वॉश है। अब क्या है कि हमारा पुलिस सिस्टम ऐसा है कि हजारों दर्जनों महिलाएं कर रही हैं अपना ये केस दर्ज, रिजल्ट जीरो, इन्वेस्टिगेशन। तो जो अपराधियों के या ऐसे माइंडसेट वाले लोग होते हैं जो महिलाओं को टॉर्चर करते हैं, उनके हौसले बढ़ जाते हैं। और कुछ लोग इस काम के लिए ही लगे रहते हैं। पॉलिटिक्स में क्या होता है कि पॉलिटिक्स में महिलाओं को आ गई, जो आपने बोला कि रिजर्वेशन बिल बहुत ही अच्छा है, लेकिन अगली चुनौती वहाँ पे आने की होगी कि सोशल मीडिया का दौर है, वह महिला चुनाव लड़ेगी तो उसका कैरेक्टर असैसिनेशन कैसे किया जाए, किस तरह से उसको बदनाम किया जाए। करप्शन के लिए भी किया जा सकता है, उसको उसके करेक्टर पे भी किया जा सकता है, या उसकी वर्किंग भूमिका को ले भी किया जा सकता है। तो उन सब चीज़ों से निपटने के लिए इतना स्ट्रॉन्ग, मतलब उसको इंटरनली डेवलप होना पड़ेगा कि तभी इसका असल रूप सामने आएगा, नहीं तो ऐसा नहीं है। दूसरा ये कि भाई पॉलिटिकल रिजर्वेशन से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा जब तक आपकी उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव रिजर्वेशन भी होना चाहिए। दिव्या जी, मैं आपको बताऊं, सर्विस कमीशन में हम लोग, या मैं जर्नलिज्म में जब भी रही, तो मेरा बहुत सीनियर ब्यूरोक्रेट से, विमेन ब्यूरोक्रेट से डिस्कशन होता है कई बार। तो सब लोग अपनी बात शेयर करते हैं। वही जो जर्नल गांव की लड़की का फैमिली एटमॉस्फेयर होता है, वही उसका भी होता है। लेकिन उसके निपटने का तरीका होता है, क्योंकि उसके पास वर्क एटमॉस्फेयर होता है, वो निकल जाती है, वो अपने सिस्टम में जाती है, सोसाइटी में मिलती है, देन शी इज़ एबल टू फाइट बैक ऑन दोज पॉइंट्स। लेकिन कई बार कैसा होता है कि भाई जो जिनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता है, जैसे नॉन आईएएस टाइप हो गए, तो वो बहुत ज़्यादा मेंटल हैरास और टॉर्चर होती है। तो बहुत बहुत डिसअपॉइंटमेंट होती है, क्योंकि ये एक्चुअली रिजर्वेशन फ्रूटफुल होगा नहीं होगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन चलो एक शुरुआत तो होगी। शुरुआत तो होगी, शुरुआत होनी चाहिए। जैसे कि मैम ने कहा, छोटे छोटे बदलाव से ही एक बड़ा चेंज हमें आगे जाकर देखने को मिलता है। अच्छा मैम, हम उन लड़कियों की बात कर रहे हैं जो छोटी हैं, अभी कॉलेज में हैं, स्कूल में हैं, करियर की शुरुआत कर रही हैं, कैसे उनके लिए चीज़ें आसान बनाई जा सकती हैं। लेकिन आप उन महिलाओं को कैसे देखती हैं? क्योंकि मुझे लगता है आपके एक्सपीरियंस में आप ऐसी बहुत सी महिलाओं से मिली होंगी जो बच्चों के लिए शादी के बाद नौकरी छोड़ देती हैं, अच्छी खासी जॉब उनके पास होती है, एम्प्लॉयमेंट होती है, लेकिन अपने करियर से ब्रेक ले लेती हैं। उसके बाद दोबारा शुरू करने में चीजें प्रोफेशनली उन्हें बहुत दिक्कत आती है। उन्हें आप कैसे देख रही हैं? क्या उन्हें करना चाहिए? बहुत अच्छी बात आपने पूछी। मैं इसको दो हिस्सों में बांटूंगी। एक जो आजकल नया टर्म चला है, जेनजी, ठीक है, और एक वो कि जेनजी हैं लेकिन वो जेनजी जैसे नहीं है। ये आपके जो हिमाचल को छोड़ दिया जाए, हिमाचल में जेनजी जैसी कहानी आपको नहीं दिखेगी। हालांकि जेनजी जनरेशन है, लेकिन ये मेट्रो टाउन का कल्चर कुछ ज़्यादा है कि यहाँ पे नारेबाजी हो रही है या अपनी बात रख रहे हैं सोशल मीडिया में, या बच्चे जो है वो रील्स बना रहे हैं, रील्स बना के फिर अपना इस तरह का, मतलब सोशल मीडिया के दौर में जो पैदा हुआ वो जेनजी हुआ, ठीक। लेकिन कुछ बच्चे बहुत सीरियस हैं, ऐसी भी बात नहीं है। आपको इंटरनेट या सोशल मीडिया सिखाता भी बहुत है। दिव्या, मैं आपको एग्जांपल दूं, हिमाचल के बच्चों के पास कोचिंग लेने, पढ़ने, गाइडेंस, ट्यूटर की ऑप्शन नहीं होती, ठीक है। एक पहाड़ के ऊपर 2 घर हैं, उसे 2 किलोमीटर जाओ फिर 2 घर हैं, फिर वो स्कूल आने के लिए आपको इतना लंबा टाइम लगेगा, स्कूल में फिर टीचर नहीं होंगे, कॉलेज इतनी दूर है। तो उनके लिए ये सोशल मीडिया जो है ना, वो एक तरह से एक, मतलब क्या, तो भगवान का रूप बन के आया। ये भी जेनजी है, लेकिन उसका यूटिलाइज वो ये कर रहे हैं। जैसे मैंने उस लड़की का केस बताया, तो उसने नेट से पढ़ा। अब एक, मैं बच्चों को पूछती हूँ कि फिजिक्स के टीचर नहीं है कॉलेज में, क्या करते हैं? बोले जी कोई नेट में फिजिक्स वाला टाइप आता है, हम उसके लेक्चर ले लेते हैं। इंटरनेट का यूज ऐसे कर, वो इंटरनेट का यूज है, वो बहुत अच्छी चीज़ है। और एक हो गया जो नारेबाजी टाइप वाला का हो गया, वो एक अलग कहानी अब नई तरह से दिख रही है। दे ऑल आर पॉलिटिकली मोटिवेटेड या पॉलिटिकली माइंडसेट से बच्चे आ रहे हैं। लेकिन अगर आप जेनजी को देखें, उनकी टर्म्स को देखें, तो नेचुरली वो बच्चे नहीं हैं जो हम आप हैं। वो एक डिफरेंट टेम्परामेंट के हैं, डिफरेंट आईक्यू हैं, उनका आईक्यू बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। सिर्फ उनको एक सही लाइन में लगाने की ज़रूरत है। इसलिए अब एआई में ये काम होना भी बहुत ज़रूरी है कि
बच्चे अगर कुछ करें, कुछ कंट्रीज़ ने 16 साल से पहले वाले बच्चों के लिए इंटरनेट यूसेज बंद कर दिया है, यहाँ भी करना चाहिए। ठीक है, जितनी रिक्वायरमेंट है उतना करो, या फिर कुछ एक साइट्स को बैन करना चाहिए जहाँ पे वो हिसाब किताब हमारा डाटा लीक हो रहा है, या इस तरह से हमारे बच्चों को एक तरह से स्लो पॉइजनिंग सोशल मीडिया का गलत तरीके से दे रहे हैं। तो वो थोड़ा सरकार को पॉलिसी पे देखना चाहिए कि कैसे हम एक्ट को और अपने रूल्स को रेगुलेट कर सकते हैं। लेकिन अच्छी चीज़ है, और इन बच्चों के लिए क्या है कि इनको बहुत घर में काउंसलिंग की ज़रूरत है कि आपको करना क्या है। डू डोंट्स क्लियर होने चाहिए, स्कूल में भी डू डोंट्स क्लियर होने चाहिए। कई तरह के तो स्कूल निकल आए हैं, सीबीएसई ले लो, अब सीबीएसई के स्कैम देख लो, इतने सारे हो गए कि कहाँ विश्वास करे आदमी। तो ओवरऑलिंग की ज़रूरत है। तो मुझे लगता है कि जिस फास्ट से सोशल मीडिया, जेन ज़ी, इनकी एक्सपेक्टेशंस बढ़ रही हैं, उस हिसाब से हम अपनी प्लानिंग और पॉलिसी में चेंज नहीं कर रहे हैं। वो चीज़ अभी से तत्काल प्रभाव से करना होगा, और ये देखते हुए कि आने वाले 4 साल में इंडिया के लिए चैलेंजेस हैं क्या। आईटी चैलेंज है, या सोशल मीडिया चैलेंज है, या एजुकेशन लेवल चैलेंज है, या एजुकेशन को ट्रांसफॉर्म करने की ज़रूरत है। तो वो तो आपको पहले से ही रिसर्च करके प्लानिंग कर लेनी चाहिए, वो करनी ही चाहिए। ठीक है। अच्छा, अगर इस तरीके की प्लानिंग हो जाती है अर्ली एज में ही, तो फिर आपको क्या लगता है, जो कि मैंने पहले भी सवाल किया था, कि जो ऐसी महिलाएं होती हैं जो शादी के दौरान या बच्चे के दौरान करियर ब्रेक ले लेती हैं, हाँ। वो उन्हें क्या वापसी करने में, कम बैक करने में, अपने बिल्कुल प्रोफेशनल लाइफ कोई में हर्ज नहीं है, बेहतरी होगी, आसानी होगी? बिल्कुल कोई, देखो पढ़ने और ज्ञान की तो कोई भी सीमा नहीं है। मैंने तो हम तो आज भी पढ़ते हैं, हम जब हम कॉपी कोई भी पढ़ते हैं तो हम देखते हैं नए बच्चे नए सिरे से न्यूज़पेपर, न्यूज़ की कॉपी लिखते हैं। मतलब और अगर आप सोशल मीडिया को देख ले, तो सोशल मीडिया पे जब वो चीज़ डालते हैं तो वो एक अलग आइडिएशन देता है। तो आप वही हिसाब ये है कि किसी ने ब्रेक कर लिया, नई शुरुआत करने में कोई भी परेशानी नहीं है। लोग 70-70 साल में भी कोई नए कोर्सेज कर लेते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी दिक्कत है। अब तो रादर एजुकेशन लेवल भी हमारा ऐसा फ्रेम हो चुका है कि हम किसी भी उम्र में कोई भी कोर्स कर सकते हैं। बिल्कुल। और डिजिटली फ्लेक्सिबिलिटी है, फ्लेक्सिबिलिटी अब जो है लोगों को मिल गई है, और उसका बेहतर तरीके से यूज करें। जैसे कि मैम ने कहा, इंटरनेट का यूज अलग अलग शहरों में एक ही एज ग्रुप के 2 अलग अलग बच्चे कैसे करते हैं, ये उस पर डिपेंड करता है कि आगे उनका करियर किस तरीके से ट्रांसफॉर्म होगा, किस तरीके से शेप होगा। अगर मैम हम बात करें, पहले 3 कदम कौन से महिलाएं उठा सकती हैं खुद को आत्मनिर्भर अगर बनाना चाहती हैं, तो फर्स्ट 3 स्टेप्स क्या होने चाहिए आज की तारीख में? सबसे बड़ी तो एजुकेशन, अच्छी एजुकेशन, प्रोफेशनल एजुकेशन, ऐसी एजुकेशन जिससे आपका एक दिशा तय हो। चाहे आपने डिफेंस में जाना है, चाहे मेडिकल लाइन में जाना है, चाहे आपने लॉ ग्रेजुएट होना है, या चाहे एग्रीकल्चर में जाना है, चाहे साइंटिस्ट बनना है, या हॉर्टिकल्चर में, टूरिज्म में जाना है। अनलिमिटेड ऑप्शंस अवेलेबल हैं आपके पास। तो आपका बिल्कुल गोल एक तो सेट होना चाहिए, और उसी कोर्स में, उसी सब्जेक्ट में एक्सेल करना चाहिए। मतलब डिस्ट्रैक्शन, भटकाव नहीं होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, जो आप करें और कमी लग रही है कि ये नहीं हो पा रहा है, तो आपके पास सेकंड ऑप्शन भी अवेलेबल रहनी चाहिए, यानी कि बैकअप प्लान क्या है, प्लान बी। तीसरा, कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस कैसे ज़रूरी है, कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? मसलन कॉलेज में, मैं हिमाचल का ही अभी एग्जांपल दे, एक स्टोरी लिख रहे थे हम लोग, एडिट लिखना था मुझे। तो मैंने रिसर्च की कि पिछले 1 साल में कितने मर्डर्स या डेथ्स लड़कियों की हुई। यू वोंट बिलीव, गौशाला में जाके लड़की का गला दराट से काट दिया। रास्ते में जा रही है, स्कूल जा रही है, बीच में जंगल पड़ रहा है 1 किलोमीटर का, तो पीछे से कोई नशे वाला आया, उसको नशे के लिए पैसा चाहिए था, या नशे में था, क्या था, उसने दराट से उस लड़की का गला काट दिया, गर्दन कहीं, शरीर कहीं। फिर मतलब तीसरे दिन ये खबर आती है कि महिला की मौत, कुल्हाड़ी, दराट, खाई से फेंक देना, और किसी भी तरह से मर्डर कर देना, डंडे से सिर से मार देना, अमूमन घटनाएं हो रही हैं। तो ये एक वजह है जिसकी वजह से आप विमेन सिक्योरिटी, तो उस एक एग्जांपल ऐसा मिल जाए ना कि अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हें ये सज़ा मिलेगी, वो एग्जाम्पल ही नहीं मिल रहा। तो हौसले बढ़ते जा रहे हैं। शूटर्स, शिमला में एक लेडी जो अपने स्कूल को चलाती थी, प्राइवेट स्कूल को, स्कूल के कैंपस में बच्चों के सामने शूटर आया अभी रिसेंटली, 1-2 महीने पहले, उसने उसकी गर्दन पे पिस्टल रखी और उसको मार दिया। मतलब लेडी को इतना कमज़ोर समझ, शहर के अंदर, भरे बाज़ार में, भरी जगह पे। तो ये तब हो रहा है
कि जब हम बहुत स्ट्रिक्टली अपराधियों से डील नहीं कर रहे और इसका टारगेट बन रही हैं लेडीज़। एक दूसरा टारगेट जो लेडीज़ को बनाया जा रहा है, लड़कियों को बनाया जा रहा है, वो है नशा, मतलब ड्रग्स का इतना ज़्यादा हो गया है कि आप 9th-10th के बाद 10वीं-11वीं में जब बच्चा जैसे ही बाहर निकलता है तो उसको इतना एडिक्शन में डाल दो, कितना ही सरकार कर रही है और भी अवेयरनेस प्रोग्राम कर रही है, लेकिन वो भी एक बहुत बड़ी चुनौती है जिसकी वजह से इसके लिए सबसे पहले तो फैमिली को नोटिस करना चाहिए ना। जो ये सारी डेथ्स भी हुई, हत्याएं भी हुई, इसके पीछे कहीं ना कहीं ये इशू है। तो ठीक वो है। बड़ा दुखदाई है। अब बहुत पीड़ा होती है ये सब सुनकर देखकर कि हम लोग इतनी सी चीज़ें भी नहीं हैंडल, विमेन सिक्योरिटी भी नहीं हम हैंडल कर पा रहे। वैसे मैम अगर आपके पर्सनल एक्सपीरियंस की मैं बात करूं, आप नियमित रूप से स्कूलों को विजिट करती हैं। हाँ। हिमाचल में बहुत सारे स्कूल्स आप जाती होंगी, जैसे कि आपने कहा हर लेवल के स्कूल बने हुए हैं। कुछ ऐसे स्कूल हैं जहाँ एलिट लोग पढ़ते हैं, उनके बच्चे पढ़ते हैं। छोटे स्कूल भी हैं, ऐसे स्कूल हैं जहाँ पे बहुत ही छोटे परिवार के अनप्रिविलेज्ड बच्चे भी पढ़ते हैं। आप कैसे देखते हैं, आपका मकसद क्या रहता है उन स्कूल्स को विजिट करने का? मेरा मकसद यही रहता है कि मैं बच्चों के साथ मिलकर उनकी प्रॉब्लम्स को जानूं और उसके लिए अगर कोई सोल्यूशन हो सके तो वो करूं। मतलब उनकी काउंसलिंग ही की जा सकती है, उनको यही बताया जा सकता है कि जो आप कर रहे हैं क्या वो सही है कि नहीं है, और अगर नहीं है तो आपको क्या करना चाहिए, ऑप्शंस विकल्प दिए जा सकते हैं। मेरे साथ बहुत सारे बच्चे, प्रोग्राम के बाद मैं अपना नंबर शेयर कर लेती हूँ, तो बहुत सारे बच्चे बाद में एक छोटा सा बड़ा रिनाउंड एंड प्रेस्टिजियस स्कूल है, पोर्टमोर स्कूल शिमला में, तो वहाँ बड़ी अच्छी गर्ल्स स्कूल है, गर्ल्स की बड़ी अच्छी स्ट्रेंथ है। तो एक बिटिया आके ना बाद में रोगी कि मुझे ना मॉडल बनना है, मुझे मॉडलिंग में जाना है, और वो अच्छी थी देखने में भी, उसका मॉडलिंग टेम्परामेंट भी था। एक अच्छा प्रोफेशन है, इसमें कोई दो राय नहीं है, एंकरिंग के लिए भी हो सकता है, मॉडल के लिए भी हो सकता है, आजकल तो एडवर्टीजमेंट का इतना चलन है, तो कुछ भी। तो वो बच्ची में वैसा ही ज़ील थी करने के लिए। तो पेरेंट्स ने बोला कि मेरे पापा मम्मी बोल रहे हैं, हम एग्री करते हैं, लेकिन ताऊ मामा क्या बोलेंगे। तो मतलब, और वो बच्ची बाद में, मतलब समहाउ आई कुड हेल्प हर, कोई एक था तो मैं उसकी हेल्प कर पाई कहीं उसको ब्रेक दिलाने के लिए, तो उसमें मुझे खुशी हुई। तो मैंने आइडेंटिफाई किया कि प्रॉब्लम कहाँ है, उनके पेरेंट्स से बात करी कि ऐसा नहीं करिए, मॉडलिंग का मतलब कोई गलत चीज़ नहीं होता है, ठीक है, तो आप उसको जाने दें। तब वो कहीं जाके हुआ, और समाज में कई चीज़ें ऐसी हैं कि मेरे होने से क्या मतलब, हिमाचल की बेटी का मतलब ये है कि हर बेटी छोटा छोटा कंट्रीब्यूशन दूसरी बेटी के लिए करे, ये है। और हिमाचल की फील, मैं एक बात बताऊँ, मतलब हिमाचल की फील, हिमाचल में जो पैदा हुआ है ना, उसको हिमाचल की फील का एहसास होगा, वहाँ की डिफ़िकल्टीज़ का एहसास होगा। कंधे के ऊपर जब वो 5 किलोमीटर चलता है बस्ता लेके, 7-8 किलो का, तो वो फील जो है उसी को होगी जिसने वो किया है ना। तो ये प्लेन्स की लाइफ से बिल्कुल अलग है। संसाधन, आज भी लड़कियां वहाँ पर एमएससी करने के बाद भी जब उनकी शादी गांव में हो जाती है, गाय के लिए घास काटने के लिए पहाड़ों पे जाती हैं, और दरार से कोई उनको मार देता है, कभी ऐसे केसेस आते हैं, या फिर ढांक से गिरकर मर जाती हैं, गाय बच गई। एजुकेशन का इतने कुछ करने का क्या ये हालत है। और आज भी ये स्थिति है कि वो अपने पीरियड्स टाइम में, मासिक धर्म के दौरान में, आज भी उनको गौशाला में रखा जाता है। आज भी ये कोई ज़िंदगी है? ये जानवर से ज़्यादा बदतर ज़िंदगी है। तो मैं चाहती हूँ, मैं करती हूँ ऐसा, लेकिन मुझे पसंद नहीं करते। मेल सोचते हैं कि ये विमेन जागरूक करने आ रही है, तो उसे थोड़ा उनको बताना पड़ेगा ना कि जो आपके साथ हो रहा है वो गलत हो रहा है। अब तो इतना ज़्यादा दौर है, आपके वहाँ गायनेकोलॉजिस्ट नहीं है, तो दाइयाँ आपकी वो गौशाला में ले जाके डिलीवरी करा रही हैं। मासिक धर्म के दौरान आपको वहाँ रखा जा रहा है। ये आज के दौर की बातें हैं, आज के दौर की बातें नहीं हैं। फिर शाम को अंगीठी जलाएंगी, तो वही लेडी सिर पे ढाटू बांध के, कमर में पटका बांध के, पीठ में किल्टा लेके फिर चढ़ेंगी पहाड़ पे, फिर वो लकड़ की टालियाँ तोड़ेंगी, फिर वो शाम को भर के आएंगी। ये ज़िंदगी है आजकल। तो मतलब ये तो जानवर जैसा बर्ताव हो गया, और ये हो रहा है, होता है। तो लेकिन एक ये जो आप कह रहे हैं ना, ये प्रधान आ गए, वो प्रधान आ गए, महिला, ठीक है, इनकी बाढ़ आ गई, इनके पीछे मेल सपोर्ट है, ये वो लोग आगे आ रहे हैं। लेकिन एजुकेशन, दिव्या जी, एजुकेशन को हमें गांव-गांव तक पहुंचाना, और एजुकेशन की कॉस्ट पे कुछ भी नहीं करना चाहिए। रोड्स, अब रोड्स पहुंच गए हैं जगहों पे, तो लोग, टमाटर होता है वहाँ हमारे सोलन एरिया में, जो हमारा एरिया है, मेरे गांव का एरिया है, क्षेत्र है, तो वहाँ पे इतने बड़े बड़े किल्टे, 20-20 किलो के किल्टों में वो टमाटर डालते हैं, फिर वो डंडा लेके कहाँ से कहाँ पहुँच रही हैं।
तो वो लाइफ बाहर वाला नहीं इमेजिन कर सकता, वो हो ही नहीं, वो सोच ही नहीं सकता। इसलिए मुझे उनके लिए दर्द होता है और मेरा दिल करता है कि मैं उनके लिए कुछ करूं। एक विजन होना चाहिए। वहाँ पे क्यों नहीं फूड प्रोसेसिंग प्लांट, मैगी का प्लांट कहीं और क्यों लगेगा, वहाँ लग जाओ। आपको इतना बल्क में उस प्लांट के लिए आप टमाटर भिजवा रहे हो, वो प्लांट ही वहाँ क्यों नहीं आ जाता? ऐसा क्यों नहीं सोचते? बस यही है कि किसी को महिलाओं के घर में चले जाओ, महिलाओं को 500 रुपये दे दो, 1500 दे दो, 1100 का शगन दे दो। क्या महिला उसके लायक हैं? अच्छा, आपके सामने अभी भी ऐसा होता है कि 10वीं पढ़ने के बाद या 12वीं पढ़ने के बाद भी महिलाएं जो है छोड़ दी पढ़ाई, आगे की पढ़ाई नहीं करी? बहुत केसेस ऐसे हैं, बहुत केसेस ऐसे हैं, बहुत ज़्यादा केसेस ऐसे हैं। उनके पास ऑप्शन नहीं है देव्या, उनके पास ऑप्शंस नहीं है। वो कहाँ जाएंगी? वो इंजीनियरिंग, मैं बताऊँ, सर्विस कमीशन में मैंने एनालिसिस किया, जो टेक्निकल कॉलेजेस जहाँ खुले हैं उस एरिया के सारे बच्चे, चाहे लड़के हैं चाहे लड़कियां हैं, उस टेक्निकल कॉलेज का जो पोस्टर निकलती है या उससे रिलेटेड, उस कोर्स से रिलेटेड, उसमें उसी क्षेत्र के लोग पहुंचते हैं। वो इसलिए पहुंचे, मसलन आपका बैजनाथ एरिया में, पपरोला एरिया में आयुर्वेदिक कॉलेज है, तो वहीं से, उसी पेरिफेरी से आ गए, दूसरे रीजन से नहीं आएंगे। दूसरे रीजन में जो इंस्टीट्यूट है वहाँ से आएंगे। कहने का मतलब ये है कि अगर वहाँ इंस्टीट्यूट खुला है तो बच्चे वही कोर्स करने लग जाते हैं। ठीक है, कई जगह ऐसे हैं जहाँ ऑप्शंस ही नहीं है, तो पेरेंट्स बोलते हैं ठीक है यहाँ पे नर्सिंग इंस्टीट्यूट खुला है, नर्सिंग कर ले। वहाँ पे तेरा टेक्निकल का डिप्लोमा खुला है, वहाँ ITI खुला है, तुम ITI कर लो। जैसे पहले कंप्यूटर की दुकान खुलती थी तो कंप्यूटर सब लोग कंप्यूटर कोर्स करने लग जाते थे। हाँ, तो वैसे ही है। तो वो उस छोटे से क्लस्टर में एक सब्जेक्ट जनरेट हो, उसी से रिलेटेड वो, अब वो बच्चे निकले 500, पोस्ट कितनी है? 5। तो आप ये नहीं सोच रहे कि आप बच्चों को ऐसा कोर्स दो कि वो कहीं भी देश भर में फैल जाए, वहां चले जाएं। तो ये जो बेसिकली प्लानर्स है ना, प्लानर्स विदाउट प्लानिंग काम करते हैं। अच्छा। मैंने सर्विस कमीशन में, मैं बता रही हूँ, मेरे टाइम में सर्विस कमीशन में बहुत रिफॉर्म्स हुए। हालांकि जब ये मेरा ब्रॉडकास्ट होगा तो उसके बाद देखना लोग नीचे कमेंट करेंगे, वो गड़बड़ हो गई, ये हो गया, सिलेक्शन नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वैसा जरूर आएगा, नेगेटिव कमेंट से भर जाएगा। इतना भरेंगे कि वो आपका कुछ भी कर देंगे। लेकिन मैं बताना चाहूँगी, हर कमरे में CCTV की प्रेजेंस में पेपर हो, या से 6 साल पहले मेरा डिसीजन था। बायोमेट्रिक्स फिंगर की हो, डबल सेविंग कोडिंग हो, फायरवॉल हो, जामर्स हो, इट वॉज माई डिसीजन। जबकि जो फाइनेंशियल अथॉरिटीज़ हैं, जो फाइनेंस डिपार्टमेंट होगा, इतना खर्चा होगा, ये होगा, मैंने कहा नो, नॉट एट द कॉस्ट ऑफ फेयरनेस। ये सब किया, फिर वही आ जाता है कि और इसी वजह से हम लोग बेदाग जो है 6 साल काम कर पाए, जाके हर जगह विवाद हुए। कई जगह भर्तियों में विवाद अभी भी हम देखते हैं विवाद। जब आप नॉन सीरियस काम करोगे ना तो विवाद उत्पन्न हो जाएंगे। आज की डेट में कोई नहीं बोल सकता। हाँ, एक जरूर बोल सकता है मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, मैं ठीक था, उसका सिलेक्शन हो गया, वो ठीक नहीं था। तो ऐसी तो रहेगी भावना, लेकिन जो चेयर होती है, उस टाइम बोर्ड होता है, वो सारे पैरामीटर्स को देखता है। ऐसा नहीं एक पैरामीटर, उसकी कंपैरिजन में दूसरे कैसे थे, उसका नंबर कैसा था, इसका नंबर कैसा, इसकी अपीयरेंस कैसी थी, इसका कॉन्फिडेंस कैसा था, क्या उस पोस्ट के लिए जेन्युइन था कि नहीं था। आई वॉज द वन जिसने बहुत सारे केसेस में नन फाउंड सुटेबल भी किया, जबकि ऐसा बहुत कम केसेस ऐसे होते हैं जिसमें कभी इंटरव्यूज में नन फाउंड सुटेबल भी किया जाता है, इतने सारे एप्लीकेशंस में से भी। हाँ, क्योंकि वो में भी क्या अप्रोप्रिएट है ही नहीं, कोई ना कोई कमी है। तो हम मतलब इसमें बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती है। मुझे ऐसा लगता है कि मेरा जर्नलिज्म के बाद सर्विस कमीशन का एक्सपीरियंस वॉज वंडरफुल, और सर्विस कमीशन के बाद अब जर्नलिज्म का पर्सपेक्टिव डिफरेंट हो गया मेरा काम। मैं कॉलमनिस्ट हूँ, कई अखबारों में और मैगजीन्स में मैं कॉलम लिखती हूँ, तो मेरा लिखने का ढंग अब वैसा नहीं है जैसा मेरा सर्विस कमीशन के पहले हुआ करता था। कैसे, क्या चीज, किस तरीके के बदलाव आए उसमें? बदलाव यह है कि अब मैं ब्यूरोक्रेसी को गहराई से समझती हूँ कि कहाँ चटकी मार रहा है तो ब्यूरोक्रेट मार रहा है। क्योंकि पॉलिटिशियन जो होता है ना, पॉलिटिशियन का एक लेवल है, मतलब कोई पढ़े लिखे होते हैं, कई अभी भी पॉलिटिशियन है 10वीं पास, 15 पास, ऐसा करके अंडर ग्रेजुएट है, अंडर ग्रेजुएट फेल है,
तो बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं, तो उनको ब्यूरोक्रेट इज स्मार्ट, वेरी स्मार्ट, चाहे वो स्टेट सर्विसेज का हो चाहे यूपीएससी का हो, चाहे वो फॉरेस्ट वाला हो चाहे वो पुलिस वाला हो, तो फाइल में बहुत पक्का होता है। और फाइल कहाँ घुमानी है वो बहुत चालाक होता है, और वो फाइल किस तरह से रूल में लपेटनी है ये भी बड़ा क्लियर है। उनका उसको जलेबी बनानी है तो भी क्लियर है, और जलेबी से उसको फिर घुमा के इधर को लाना है तो भी वो फेयर है। तो फिर हमारा नेता कितना स्मार्ट है कि वो उस चीज़ को समझ सके। नेता इसलिए होता है कि वो गांव के लोगों की बात को समझे और वो इम्प्लीमेंट करे। ब्यूरोक्रेट ऐसा नहीं होता। ब्यूरोक्रेट एक डिफरेंट तरह का प्राणी है जो चीज़ों को घुमाने में और उसको सीधा करने में बहुत स्मार्ट भूमिका निभाता है। लेकिन जब मैं गई, अब जब मैं लिख रही हूँ, आपने डिफरेंस पूछा कि मैं, तो अब मैं ब्यूरोक्रेट की जलेबी भी छाप देती हूँ और वो जो नेता है उसका पुअर परफॉर्मेंस भी छाप देते हैं, और जिस नेता का अच्छा परफॉर्मेंस है वो भी छाप देते हैं। तो अब मेरा पर्सपेक्टिव यानी कि अंदर का जो कहानी है, अब आपको पता है कि कौन सी कड़ी में दिक्कत। हाँ, कौन सी कड़ी में, बिल्कुल ठीक कहा आपने, कौन सी कड़ी में दिक्कत है। तो इस तरह से अब जो साइकोलॉजी ऑफ द ब्यूरोक्रेसी एक्चुअली जो रन कर रहा है ना सिस्टम पॉलिसी मेकिंग का, वो करता है ब्यूरोक्रेट। नेता का रूप बदल जाता है, कभी एक आता है कभी दूसरा आता है, और वो ब्यूरोक्रेट नीचे से, इनको लबासना में इतनी अच्छी ट्रेनिंग दी जाती है कि नीचे में क्या सीख के आते हैं और ऊपर तक तो ये सबके ऊपर पहुंच जाते हैं। तो ये सब कहने की बातें हैं, ये सब कहने की बातें हैं कि एक ही अगर अफसर है उसके पास 7 डिपार्टमेंट है, ठीक है, तो क्यों है, वाई नॉट अ फेयर वर्किंग, ऐसा क्यों है। तो ये सब देखने और समझने की बातें हैं जिनको मैंने समझा कमीशन में। और अब जो है लिखने का तरीका, पहले एडिटोरियल अलग तरह के होते थे, अब अलग तरह से समझ में आती है। मतलब जो आपने कमीशन में एक्सपीरियंस किया वो अब जर्नलिज्म में आपके रिफ्लेक्ट हो रहा है। अगर मैं अभी की बात करूं, 2026 का महीना चल रहा है, या अगस्त का महीना चल रहा है, आपने 6 साल पहले बताया कि आपने किस तरीके से कई सारी चेंजेस जो है जिन पे आपने एक तरीके से मोहर लगाना कह लीजिए, या फिर आपने आवाज उठाई कि हाँ सीसीटीवी की निगरानी में बच्चों के एग्जाम होने चाहिए, जो भी चीजें होनी चाहिए। शिक्षा के व्यवस्था में अगर मैं देखूं अभी जो फिलहाल एजुकेशन मॉडल है, 2026 से आने वाले 4-5 सालों में क्या कुछ और बदलाव आपको लगते हैं कि होने बहुत जरूरी है, और खासकर कि महिलाओं के, लड़कियों के अगर मैटर में देखा जाए तो? विमेन, एक तो विमेन प्रोफेशनल कोर्सेज में विमेन रिजर्वेशन होना बहुत बहुत ज़रूरी है, वेरी इंपॉर्टेंट। और जो हमारे कोर्सेज खुले वो ऐसे खुले, उनको क्या है, जब पॉलिसी मेकर क्या करते हैं, मैंने जैसे ब्यूरोक्रेसी की बात करी ना, फाइलों में बैठ के वो सोचते हैं कि हम कुछ भी, ये सही है ये गलत है, लेकिन जब वो धरातल में जाते हैं तो उनको हकीकत नहीं पता होती है। अब हमारा हॉर्टिकल्चर सेक्टर है हिमाचल, एप्पल, कीवी, अनार, पर्सिमम्स, ये सारे हमारी क्रॉप्स हैं, हमारे दालें, अनाज, सीबक, तौन, बहुत सारी चीज़ें ऐसे लगती है। क्या हम इसको टूरिज़्म, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर को सिंक्रोनाइज नहीं कर सकते? कर सकते हैं। दूसरा, इस क्षेत्र में ही फिर हम अपने कोर्सेज शुरू करने चाहिए। इतना उत्पादन होता है, फूड प्रोसेसिंग प्लांट्स और ये कोल्ड स्टोरेज, इन पे काम होना चाहिए। वो चीज़ें ध्यान में रखने की ज़रूरत है। और अगर यहाँ पे कुछ एरियाज़ है जहाँ पे कुछ एग्रीकल्चर है ही नहीं, स्कोप ही नहीं है, तो वहाँ तो या तो टूरिज़्म स्कोप है, या फिर वहाँ पे एजुकेशन का हब बनाया जाना चाहिए। और जो हम अभी पॉइंट मिस कर रहे हैं, हमें कंप्यूटर साइंस, एआई, साइबर सिक्योरिटी, एलएलएम और इस तरह के कोर्सेज़ के लिए बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि आपका हेल्थ केयर भी अब एआई से जुड़ेगा, आपके अदर वर्क्स भी एआई से जुड़ेंगे। तो हमारी नई जनरेशन के लिए एआई टाइप जितने भी कोर्सेज़ हैं वो इंट्रोड्यूस तत्काल कर देने चाहिए। और पुराने कोर्सेज़ क्या होता है, बेशक उसमें प्रोफेसर लगे हैं, वो उस दौर की बातें थी, अब दौर बदल गया है, तो वो एलिमिनेट हो जाने चाहिए। धीरे धीरे जिनकी ज़रूरत नहीं है उनको ख़त्म कर दिया जाए, उनकी जगह पे नए कोर्सेज़ को इंट्रोड्यूस करना चाहिए, स्किल बेस्ड हो, जो बच्चे प्रोफेशन में अडॉप्ट करें, और फिर वो आगे उनको एम्प्लॉयमेंट से, क्या है बेरोजगार, नशा क्यों कर रहे हैं, पढ़ लिया, नौकरी है नहीं, सारे दिन बेले है, नशा बढ़ रहा है, नशे के कारण चोरियाँ बढ़ रही है, चोरी के कारण क्राइम बढ़ रहा है। तो हमने कभी इंट्रोस्पेक्ट किया कि ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हम उनको बिजी नहीं रख रहे हैं। अभी मोदी जी ने बात की परसों जो स्वतंत्रता दिवस पे, कि हमको खेलों की तरफ जाना है, क्या स्पोर्ट्स एक्टिविटी में, माउंटेनियरिंग में कुछ ऐसा नहीं हो सकता हिमाचल के लोगों के लिए, या किसी भी देश, किसी भी राज्य के लिए, कि हम युवाओं को इन्वॉल्व रखें, इंगेज रखें। इजराइल गई हूँ मैं, आपको बताऊँ,
इसराइल, जॉर्डन, पैलेस्टीन, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के साथ, ठीक। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के साथ जब मैं गई तो मैंने इसराइल में देखा, इसराइल में 16 से 18-21 साल तक की जो बच्चे होते हैं उनको कंपल्सरीली आर्मी ट्रेनिंग दी जाती है। आर्मी ट्रेनिंग का मतलब नहीं दौड़ना भागना या कुछ है, उनको डिजिटल AI ट्रेनिंग होती है, साइबर सिक्योरिटी ट्रेनिंग होती है, फिजिकल ट्रेनिंग होती है, ऐसा गन शायद से चलाना। कोरिया में भी है कि हाँ, आर्मी में जाना इतने साल के कई लिए कंट्रीज में नेसेसरी है। है। तो आप उस टाइम जब आप बच्चे, और उसके लिए उनको शायद कोई ऑनरेरियम भी मिलता है, बच्चे बिजी रहते हैं, उसको आप मेन कोर्स से एलिमिनेट कर देते हो। 2 साल का होता है या 3 साल का होता है, उसको सर्विस करना बड़ा जरूरी है। हमारे यहाँ भी कुछ ऐसा हो तो बच्चे इंगेज रहेंगे। मैं ये नहीं कह रही कि डिफेंस में ही जाए, उनको किसी पर्टिकुलर जगह पे इंगेज कर दिया जाए एक पर्टिकुलर काम के लिए। फॉरेन में क्या होता है, बच्चा कोर्स भी करता है साथ में काम भी कर रहा है, तो यहाँ तो वो कल्चर ही नहीं है, या तो वो काम ही कर रहा है या फिर कोर्स ही कर रहा है। तो जो एक मिक्स्ड होना चाहिए ना, एक सोसाइटी के साथ इंटरेक्शन भी बढ़ा जाए। एक आजकल बड़ा खराब शुरू हो गया काम, वर्क फ्रॉम होम, उससे बच्चे क्या है आइसोलेट हो गए हैं, सोशलाइजेशन कम हो गई है, कंपटीशन कैसे हो रहा है पता नहीं, दुनिया किस दिशा में जा रही है पता नहीं, बस वो कंप्यूटर के आगे बैठे हैं, ऑनलाइन हो रहा है, ये हो रहा है, वो भी थोड़ा, खैर कोविड ने ये चीज़ दिखाई, लेकिन होना चाहिए बट एक रिजनेबल टाइम और रिजनेबल काम के लिए होना चाहिए। अच्छा, जैसे मैम आपने देश से बाहर विजिट किया, जो कि आपने अभी मेंशन भी किया अपनी बात में, जापान आप गई, इसके अलावा इसराइल आप गई, और भी जहाँ पर जिन जगहों पर आप गई हैं, इनफैक्ट अभी आप USA जा रही हैं। हाँ, बाहर जब आप जाते हैं तो वहाँ की महिलाओं को, खास करके ऐसी महिलाएं जो भी बच्चियां हैं, छोटी हैं, पढ़ रही हैं, कॉलेज में जा रही हैं, या फिर अभी न्यू न्यू जॉब करना शुरू किया है, उनमें और हमारे देश की जो महिलाएं हैं, क्या फर्क आपने देखा? कुछ ऐसे डिफरेंसेस होते हैं जो हमें एक नज़र में ही दिख जाते हैं कि अरे हमारे यहाँ तो ऐसा है या नहीं है, और यहाँ इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं। बहुत थिंकिंग में फ़र्क है एक्चुअली। विचारों में बहुत कंजर्व है। और जैसे दुनिया में तो लेडीज़ बहुत आगे जा चुकी हैं दूसरी कंट्रीज़ में। जापान की क्या बात कर रहे हो आप, इसराइल की क्या बात कर रहे हो आप, US की तो बात ही क्या है। वहाँ पे अब इंडिया में कोई बच्ची एक स्कर्ट पहन के चली जाए तो उसको देखना कैसे देखते हैं दूर से, आज भी। और वहाँ पे बिंदास माहौल है, कोई उनके बेसिकली जो मेन थॉट है ना, मेन की जो एक थिंकिंग है, उसमें रिफॉर्म आना बड़ा ज़रूरी है। और समाज को, मतलब महिला हिमाचल की भी या पूरे इंडिया की कोई भी कुछ भी पहने तो उससे किसी को फ़र्क नहीं होना चाहिए। अब ये जो जेंजी है ना, ये नहीं परवाह हमारी, ये उस लाइन पे चल रही है। तो आई थिंक यहाँ से बदलाव दिखेगा, लेकिन वो कल्चर को प्रिजर्व करना भी जरूरी है। कल्चर के साथ साथ मॉडर्निटी को अडॉप्ट करना भी बड़ा जरूरी। मुझे मैं आपको एग्जांपल बताऊं, एक बारी मैं दलाई लामा जी का इंटरव्यू कर रही थी, तो इंटरव्यू जब ख़त्म हुआ तो उनकी अपनी पॉलिसीज़ और वो सब बात कर ली, तो उन्होंने लास्ट में मुझे कहा कि मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। मैंने कहा नहीं महिम, आप बताएं क्या कर सकते हैं। उन्होंने बोला कि ऐसे आर्टिकल लिखो कि हम अपने कल्चर को प्रिजर्व करें, हम अपने चाहे कितने पढ़ लिख जाएं, हम अपने कल्चर को डाइवर्ट ना करें। हमारी थॉट्स में, हमारी थिंकिंग में मॉडर्न पन आना चाहिए, लेकिन हमारे कल्चर को डाइल्यूट नहीं होना चाहिए। वहाँ से मैंने एक बात सीखी, हमारा इंडिया का बहुत रिच कल्चर है, तो हम कल्चर को प्रिजर्व करते हुए अपने थॉट्स को मॉडर्न कर दें, यही एक सॉल्यूशन है। उसी तरह से तिब्बतियंस जो आज की डेट में भी हैं, वो आप देखना, वो अपने कल्चर को, बुद्धिज़्म को वैसे ही लेके चल रहे हैं, अपने रिच कल्चर को कैरी कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने उसमें भी डॉक्टर इंजीनियर्स निकल गए हैं अब। तो वो आगे भी बढ़ रहे हैं और अपने कल्चर को भी कैरी कर रहे हैं। वैसे ही हर कंट्री, जापान, कोरिया, सब ये कर रहे हैं। तो इंडिया भी कर ही रहा है, लेकिन अपना जो विचारों में जो एक आना चाहिए ना वृहदता, वो नहीं अभी वो अभी यहाँ पे थोड़ी सी कमी है। अच्छा, जो भी लोग अब इस पॉडकास्ट को देख रहे होंगे जी, उन्हें लगेगा, क्योंकि हम आपसे बात कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं पॉलिटिकल कनेक्शन होना, पॉलिटिक्स में चले जाना, राजनीति में चले जाना, वहीं से एम्पावरमेंट मिल सकती है महिला के तौर पे, अगर कोई महिला इस पॉडकास्ट को देखेगी। क्या आपको लगता है कि ऐसा है, या फिर जैसा कि आपने अभी जो एग्जाम्पल दिया कि इंजीनियरिंग में, डॉक्टरी में भी जाकर उस तरीके की एम्पावरमेंट फील हो सकती है, अचीव की जा सकती है? दिव्या, एक बात बताऊं मैं आपको, एक विमेन एक IAS भी होती है, हाँ, एक विमेन डॉक्टर भी होती है, पायलट भी होती है, नर्स भी होती है, और क्लास 4 भी होती है, काम कर रही हैं। कोई ऐसी भी, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया कि वो गौशाला में भी रह रही है।
अगर वो पॉलिटिक्स में आती है ना, तो पॉलिटिक्स एक ऐसी विंडो है जो आपको पॉलिसी फ्रेम करने के लिए रास्ता देती है. जैसे मैंने अभी पीछे पॉडकास्ट में बोला, ब्यूरोक्रेसी को हैंडल करना इज़ नॉट एन ईजी टास्क. ठीक है, अगर पढ़ी लिखी महिला सिस्टम में आती है और वो अपनी ब्यूरोक्रेटिक पकड़ भी रखती है थ्रू देयर नॉलेज, तो इससे अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन सोसाइटी का हो ही नहीं सकता. इतना अच्छा. हमारे आप देखो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में कई ऐसे मिनिस्टर्स हैं, जेंडर की बात ना करें तो वो परफॉर्मेंस में इसलिए बेहतर परफॉर्म कर पा रहे हैं क्योंकि उनका प्रोफेशनल बैकग्राउंड जो है वो प्रोफेशनल बहुत स्ट्रॉन्ग है. कई ब्यूरोक्रेट्स भी हैं, चाहे वो डिफेंस में है, चाहे वो एक्सटर्नल अफेयर्स में है, कहीं भी है, तो हमारे अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं. तो इसलिए पॉलिटिकली एंट्री ऑफ अ वुमेन इज़ इम्पॉर्टेंट एज फार एज दे आर एबल टू एग्जीक्यूट द सिस्टम फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री. तो इसलिए बहुत ज़रूरी है. मैं अपना एक सर्विस कमीशन का एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ. मैं तो बड़ी छोटी एक मेंबर, 5-7 मेंबर्स में से एक मेंबर होता है, एक चेयरमैन होता है. तो हमारे यहाँ क्या होता है कि RNP रूल और ये DPCs के प्रपोजल आते हैं. तो आई विल नॉट कोट दैट लीडर्स नेम. तो हुआ ये कि एक आया कि जो प्रमोशंस होनी है कुछ टीचर्स की, TGT से लेक्चरर बनने हैं. अब TGT से लेक्चरर बनने के लिए आपको क्लास 1 डिवीज़न में पास होने वाली डिग्री टाइप चाहिए. तो उसमें क्या था, वो कुछ 35 के केसेस आ गए जो जनरल मीटिंग में आते हैं. उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स भी आते हैं, ब्यूरोक्रेट्स भी आते हैं, और मेंबर भी होता है. मेंबर उस कमेटी को चेयर करता है. बोले कि ऐसे ऐसे करके ये प्रमोशन होनी है. तो हम सबका ओपिनियन कमीशन में ये था कि जिन्होंने 3rd डिवीज़न में पास किया है और जो रूल बने हैं कि 3rd डिविजनर कैन नॉट बी प्रमोटेड, या तो वो अपनी डिवीजन इम्प्रूव कर लें, दे मे बी गिवन अनदर चांस फॉर द इम्प्रूवमेंट. वो करेंगे नहीं क्योंकि उनको इतना अरसा हो गया, तो वो अपनी डिग्रियाँ अपने टाइम के 30-35 नंबर लेके पास हुए, वो लग गए, वो पुराना टाइम था. तो उनकी प्रमोशन हैम्पर हो रही है. सम हाउ सारे पार्ट्स को देखते हुए हमने वो रिजेक्ट कर दिया प्रपोजल. अब वो प्रपोजल 35 लोगों में इसलिए आया क्योंकि उसमें बहुत अति VIP नेता की पत्नी थी. अति VIP नेता की पत्नी थी. मैं रिपीट करूँगी. तो मेरे साथ और लोगों ने, कमीशन के इंटायर टीम ने कहा, नो, दिस इज़ अ रॉन्ग डिसीजन, वी डू नॉट एग्री टू दिस पॉइंट, वी रिजेक्टेड द प्रपोजल. क्या हुआ? कैबिनेट हैड द सुपर पावर. नेक्स्ट डे कैबिनेट का एजेंडा लग गया, कैबिनेट में ये केस पास हो गया. व्हाट कमीशन कैन डू? कैबिनेट कैन सुपरसीड द powers of or the decision of the commission. People hardly know about it. That happened. अब वो क्लास 3 पढ़ी हुई, जो क्लास जिसका इतने नंबर ही कम है, वो क्या पढ़ाएंगे बच्चों को? वो क्या विजन होगा उनका? बट वो सो कॉल्ड मिनिस्टर की वाइफ थी तो हो गया. तो ये सब हमको देखना चाहिए कि हम कहाँ जा रहे हैं. ये तो रिकॉर्ड का पार्ट है. इन्हीं चीज़ों में थोड़े थोड़े छोटे छोटे बदलाव की हमें ज़रूरत है. बदलाव की नहीं, मतलब हमको पॉलिटिकल प्रेशर्स को भी डाइल्यूट करना आना चाहिए. लेकिन वही आपने बात बोली ना कि राजनेता जब एंट्री पढ़ा लिखा करेगा वो रोकेगा ना. किसी की भी कैबिनेट में हिम्मत हुई ये बात कहने की कि नहीं, ये नहीं होना चाहिए? किसी ने कुछ नहीं बोला. तो ऐसे नेतागिरी का क्या फ़ायदा? तो ये तो हर एक में होता है. आप किसी को भी अनऑफिशियली, हमें हर गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स बोल देते हैं कि जी वहाँ जाता है सीधा, एक स्टैंप लगती है, आपको कुछ बोला नहीं जाता. अगर आप बोलोगे तो आपका एजेंडा डाइल्यूट हो जाएगा, आप ही नहीं कुछ कर पाओगे. तो ये सब मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग लीडरशिप और बहुत स्ट्रॉन्ग डिसीजंस की ज़रूरत होती है, जो बहुत गहराई तक अंदर तक समझने ज़रूरी हैं. मैम, अगर मैं आपकी पर्सनली बात करूँ, आपकी पर्सनालिटी की बात करूँ, आपने फॉर्मर प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी के साथ काफ़ी इंटरनेशनल टूर्स करे, काफ़ी इंटरनेशनल विजिट्स करी. G7 समिट की अगर मैं बात करूँ, वो भी आपने अटेंड किया. आपकी पर्सनालिटी में किस तरीके के बदलाव आए उन सब चीज़ों से पहले, उन सब एक्सपीरियंसेस से पहले और इन सब एक्सपीरियंसेस के बाद? वो ऐसा हुआ, मैंने ना प्रोफेशन में बहुत ज़ीरो से शुरू किया. हाँ, मतलब प्रोफेशनली भी और एक महिला के तौर पे भी. महिला के तौर पे भी. और वहाँ बहुत बड़ा मुश्किल था. वो टाइम तो ऐसा था कि लड़कियों को कोई जर्नलिस्ट मानने को तैयार ही नहीं था. लेकिन मैं
हमेशा ये बात कहती थी जर्नलिस्ट है, उसमें फीमेल जर्नलिस्ट या मेल जर्नलिस्ट तो नहीं बोला जाता। अब आप एंकर हो तो एंकर ही है। मेल एंकर है, फीमेल एंकर है, कौन बोलता है? डॉक्टर फीमेल है, डॉक्टर फीमेल नहीं है, ऐसे कौन बोलता है? तो डॉक्टर इज अ डॉक्टर, जर्नलिस्ट इज जर्नलिस्ट, लीडर इज अ लीडर। उसमें जेंडर कहाँ से आ गया? लेकिन 96 का वो दौर था, 95-96 में, जब मेरी फर्स्ट लैंडिंग दिल्ली में, ITO में मेरा ऑफिस होता था, इंडियन एक्सप्रेस में मैं थी, 10th लोकसभा इलेक्शन हो रहे थे, शेखर गुप्ता जी और राहुल देव जी, किस्सा कुर्सी का एक शो चलता था उस टाइम का, बड़ा पुराना, जिसमें वो पॉलिटिकल एनालिसिस करते थे वो, और उसमें एडिटोरियल लिखे जाते थे। एक एक्सप्रेस में छपता था, एक जनसत्ता में। तो उनको कोई रिसर्च टीम की ज़रूरत थी, जर्नलिस्ट रिसर्च टीम की। तो मैं उसमें लैंड कर गई, और मैंने जब रिजल्ट, गुजरात के इलेक्शन में जो भी हो रहा, मैंने उसकी सारी, वो लाइब्रेरी इतनी बड़ी थी, एक्सप्रेस की लाइब्रेरी बहुत बड़ी थी, आज तो खैर डिजिटल पता नहीं कैसी होगी। उसमें एक एक पेज पे ना कटिंग चिपका के रखते थे, पॉलिटिकल काउंटर अलग होता था, सोशल अलग होता था। तो वो इतनी बड़ी लाइब्रेरी थी कि हमने छांटना वहाँ जाके कि ये है, फिर उसके नोट्स बनाने कि अच्छा तब ये था, तब ये मंत्री था, फिर उसके क्या रीज़न थे उसके हारने के, या जीता, या कितने वोट से जीता। अब तो क्या डिजिटल हो गया, पर तब मैनुअली करते थे। तो जब ये हमारी रिसर्च जाती थी एडिटर्स के पास, तो फिर जब उनका आर्टिकल छप के आता था, हमें लगता था कि बताओ हमने क्या सोचा, हमारा तो दिमाग चला ही नहीं इस तरफ, उन्होंने कितना अच्छा लिखा। बस वहीं से पढ़ पढ़ के अच्छा लगने लग गया। लेकिन जब हम मेन स्ट्रीम में, मेन जर्नलिज्म में चले, हम कॉपी लिखने लग गए, तब तो मतलब आग ही लग गई कि ये कहाँ से आ गई। अब वो ये क्यों लिख रही है, ये पॉलिटिकली लिखेगी तो हम क्या करेंगे, वो तो किसी को चढ़ा देगी, किसी को उतार देगी, ऐसे करके भी कमेंट हुए। और दिल्ली में माहौल अच्छा था, मैं आपको बताऊं, दिल्ली एक ऐसी जगह है जहाँ पे वुमेन वर्किंग के लिए बड़ा अच्छा माहौल था। इसके बाद मेरी ट्रांसफ़र चंडीगढ़ हो गई। चंडीगढ़ में तो मैं ही जानती हूँ कि मैंने कैसे काम किया। कई जगह पे तो मतलब सीनियर्स ये कहते थे कि ये पैर के नीचे से टेबल जो होता है, रेस्ट टेबल, इसको उसके किनारे करो। वो किया हमने। गेट बंद हो जाते थे रात को 10 बजे, हम टाप के जाते थे। और जैसे ही हमारी जो ऑफिस वैन होती थी, जो आपको डेस्टिनेशन पे छोड़ती थी, हॉस्टल छोड़ती थी, तो ये देखा जाता था कि पहली वैन जो है वो 9 बजे जाएगी, दूसरी वैन 10 बजे जाएगी। तो ठीक 9 बजने को 3 मिनट पे हमको कॉपी पकड़ा दी जाती थी, ऐसे फेंक के, इसको ठीक करिए। और जब 9:05 पे वैन चली जाती थी, तब कहते थे आप चले जाइए। फिर आप 10 बजे तक, मैं पेस्टर्स के साथ बैठती थी 10 बजे तक। पेस्टर बोलता था पी को इधर कर दो तो पी वहाँ चिपकेगा, क को यहाँ कर दो तो वो क वहाँ चिपकेगा। फिर 10 बजे तक पेस्टर्स के साथ बैठ के पेजेस को देखना कैसे बना रहे हैं। आजकल तो सॉफ्टवेयर आ गए हैं आपके, सारे में आपका पेजिनेशन होता है। फिर वो 10 बजे वैन आएगी, सारी जगह सबको छोड़ते हुए लास्ट में आपको ड्रॉप करेंगे, तो 11 बज जाएंगे। तो ये क्या था? टॉर्चर था। टॉर्चर ही होता है ये। फिर उसके बाद जब आप सिस्टम में आ जाते हो, एक बारी हमने माइनिंग पे स्टोरीज़ करी। माइनिंग में स्टोरीज़ करने के बाद उन दिनों कॉलर आईडी नहीं होते थे, लैंडलाइन पे फ़ोन आ गया सुबह 2 बजे, दोबारा लिखा तो हाथ काट देंगे। हमें पता है किस मिनिस्टर के यहाँ से फ़ोन आ रहा था या किसके लोग फ़ोन कर रहे थे। एक डायरेक्ट थ्रेट उस टाइम की ये थी, 2003-04 के आसपास की बात है। फिर ग्रेजुअली हम और मैच्योर हुए, सीनियर हो गए, और अखबार ने, संस्थान ने हम पे विश्वास किया, हमने भी लॉयल्टी से काम किया। और फिर उसके बाद जब हम आगे बढ़े तो आगे और किस्म के चैलेंजेस। फिर आप ब्यूरो चीफ बनने के नाते आपको तो फिर पॉलिटिकल प्रेशर भी आते हैं। फिर आपने अगर कुछ लिख दिया तो, एक बारी मुझे याद है वीरभद्र सिंह की कॉन्फ्रेंस थी, उस टाइम के चीफ मिनिस्टर थे, तो मेरे को उन्होंने ऐसे उंगली करके कहा है यू। तो मैंने कहा, कहते आपने लिखा, ये क्यों लिखा? तो मैंने कहा मेरे पास फैक्ट्स थे, यू कैन गिव कॉन्ट्रडिक्शन। और हमने वो कॉन्फ्रेंस अटेंड की, उनकी कॉन्फ्रेंस भी छापी जो उन्होंने कहा। तो उसके बाद वो खुद ही पैसिफाई हुए कि नहीं मैंने कुछ ज़्यादा कह दिया, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। देन ही रियलाइज़ किए तो गड़बड़ हो गया। लेकिन मैं शुक्रगुजार हूँ उस संस्थान की जिसने हमें फ्री हैंड दिया। संस्थान वॉज वेरी गुड। उन्होंने, अगर रियल मायने में किसी ने विमेन को आगे प्रमोट किया तो वो संस्थान दैनिक जागरण था। दैनिक जागरण ने एक महिला को प्रिंसिपल, कॉरेस्पॉन्डेंट, ब्यूरो चीफ और फिर एडिटर तक बनाया। और वो जब संस्थान आपके ऊपर ट्रस्ट करता है, आप संस्थान के प्रति भी लॉयल रहते हो, अपनी वर्किंग में भी आप ट्रांसपेरेंट रहते हो, फिर आपको कोई चैलेंज, फिर सारे चैलेंजेस खत्म हो जाते हैं। फिर आता है आपका करेक्टर असैसिनेशन। ये वहाँ जारी है,
रात को 9 बजे आ रही है, इस तरह से भी बातें होती है। आपकी कॉल डिटेल्स निकाली जाती है, आपकी कॉल रिकॉर्ड होती है। मैं एक इंसिडेंस बताना चाहूँगी कि हम कहीं बात कर रहे थे किसी से, तो अगले दिन उस टाइम के द देन चीफ मिनिस्टर ने मुझे बुलाया अपने घर में, ऑफिशियल रेजिडेंस में। बोला कि वो जो बात थी ना, वो क्या थी, उसमें कौन था वो आदमी। मैंने मन में सोचा, हाउ ही नोज। मैंने तो कहीं एक जगह बात की, वो इनको कैसे पता चली। तो बाद में वो रियलाइज हुआ कि वो तो विजिलेंस में और सीआईडी में आपके फ़ोन रिकॉर्ड होते हैं, सबके फ़ोन टैप होते हैं। तो हमारे भी फ़ोन टैप हुआ। हम क्या, हमने कोई गलती की नहीं, तो वो सब चलता रहा। बहुत सारे चीफ मिनिस्टर्स थे, उन्होंने हमसे शेयर किया कि नहीं ऐसे बात नहीं करिए, फ़ोन रिकॉर्ड हो रहे हैं। तो जर्नलिस्ट के फ़ोन रिकॉर्ड होना एक आमूमन बात है। ये भी अपने आप में किसी की प्राइवेसी का हनन है। अपनी प्राइवेट लाइफ में जो मर्जी करे, लेकिन ये नहीं। कॉल रिकॉर्ड्स को चेक करना टिक टिक करके, वो यहाँ भी काम नहीं ख़त्म होता है, तो फिर आप इधर उधर की बात घुमा घुमा के इस तरह से करते हैं। एक और इंसिडेंस में, विधानसभा सेशन चल रहा था, मैं असेंबली में थी। तो असेंबली में क्या होता है कि आपका लंच जो होता है वो लीडर्स, मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर के साथ होता है जर्नलिस्ट का। तो उस टाइम के एक कैबिनेट मिनिस्टर थे शिमला ज़िले से ही। तो उस दिन हमने खबर छापी और वो बैनर लगा कि इनकी फलाना की छुट्टी जल्दी, यानी कि इनकी छुट्टी होने वाली है। वो खुद ही हमें किसी ने सोचने बताया कि छुट्टी होने वाली है। वो मेरे हाथ से, आपको पता है, मैं ऐसे कुर्सी पे बैठ के खाना खा रही थी, वो आए और मेरी प्लेट को टच किया और ऐसे ऐसे किया कि तुम डिसाइड करोगी कि मैं मंत्री रहूँगा कि नहीं रहूँगा। अरे आपको समस्या, आप कॉन्ट्रडिक्शन दो, आप मानहानि कर दो, आप केस कर दो, बट यू हैव नो राइट। लेकिन मैं विमेन थी, इसलिए उन्होंने ऐसे ऐसे करके किया, और वो जो उसमें दाल थी वो नीचे गिर गई कपड़ों पे। सारे जर्नलिस्ट ने देखा, सारे मिनिस्टर्स ने देखा, सारे एमएलएज ने देखा। ह्यूमिलिएटिंग, इट वाज सो इंसल्टिंग। हमने अपनी बात रखी, कि सारे जर्नलिस्ट ने बात रखी कि दिस, और विद इन, ये तो विधानसभा का प्रिविलेज है। अब उस टाइम चलो जो भी हुआ, नहीं भी हमने बात को बढ़ाया, लेकिन हमें तो तभी न्याय मिल गया जब अगले दिन उनकी छुट्टी हो ही गई। तो मेरे को सुकून है कि मैंने जर्नलिज्म सही की थी। तो इसलिए कई चीज़ें, वो उस टाइम की बात थी। अब आ जाओ आगे की। ऐसा नहीं है कि आपको जर्नलिज्म में ये सब चीज़ें आ जाती है, आपको बहुत सारे, अब सोशल मीडिया का ऐसा टाइम आ गया है, आपके पीछे आरटीआई लगाने वाले हायर कर दिए जाते हैं। बट मेरे नहीं है, किसी और के, किसी पे भी उनको पेमेंट की जाती है बाकायदा, और वो इतनी आरटीआई लेते हैं और उस आरटीआई को डिस्टॉर्ट करके सोशल मीडिया पे डालते हैं। परसेप्शन ऐसी बना देते हैं कि ये सब होने वाला है और ये हो रहा है। वो सबसे ज़्यादा मेंटल टॉर्चर करने वाली बात है। तो वो भी हुआ। उसके बाद ये सब नेता वेता कुछ नहीं करते अपने आप में, ये करवाते हैं। इनके पास लोग होते हैं कराने के लिए, ये कहीं पिक्चर में नहीं आते, क्योंकि उनको पॉलिटिकली बेनिफिट, किसी का काम नहीं हुआ होगा, किसी की इच्छा पूरी नहीं हुई होगी, तो वो ये सब काम करते हैं। तो विमेन की मतलब ये जर्नलिज्म की ही बात नहीं है, ये कमीशन की बात नहीं है, ये मेरे हिसाब से हर फील्ड में ही हो रहा है। अब लॉ को, तभी तो मैं कहती हूँ लॉ को स्ट्रॉन्ग बनाने की ज़रूरत है। विमेन रिजर्वेशन से भी ज़्यादा ज़रूरी है विमेन प्रोटेक्शन बिल लेके आया जाए। हुई है, भारतीय न्याय संहिता में बदलाव हुआ है, लेकिन अभी वो उस लेवल पे दिखा नहीं ग्राउंड में कि उसके कुछ शायद इसको और भी स्ट्रिंजेंट बनाने की ज़रूरत है। तो ये तो सारे एग्जाम्पल वो जो मुझे याद थे मैंने बोल दिए, वैसे तो अनगिनत एग्जाम्पल ऐसे हैं। कमीशन में होता है ऐसा, जब हम मेंबर थे, मीटिंग्स में ऐसा होता है कि कुछ एक सीनियर लोग जूनियर पे कमेंट कर देते हैं, उनको मीटिंग में ऐसी बात कह के ह्यूमिलेट कर देते हैं। ऐसा हुआ हमारे साथ। पर अगर आपकी कागज पे पकड़ है, कलम पे पकड़ है, तो वो उसी टाइम, अभी नहीं, 2-4 दिन बाद, 10 दिन बाद चेंज, फ़र्क हो जाता है। मतलब अपना पोटेंशियल आपको और कॉन्फिडेंस मेंटेन करने की ज़रूरत है। पता होना चाहिए आपको आपका पोटेंशियल क्या है। अच्छा मैम, आपसे आखिरी 2 सवाल मेरे रहेंगे। एक तो ये, क्योंकि आपकी पर्सनल लाइफ की बात हो रही है, एनबीटी की तरफ से आपकी 2 बुक्स जो है पब्लिश हुई। एक का नाम है देवधरा हिमाचल प्रदेश और दूसरी है शिमला। दोनों के नाम बहुत ही अच्छे, खास करके शिमला। एक तो ये कि इन दोनों किताबों को लिखने के पीछे क्या सोच थी, दूसरा कि अगर आज की तारीख में कोई इन किताबों को उठाकर पढ़ता है तो उसे क्या मिलेगा इन किताबों से।
बहुत अच्छा सवाल किया। मेरी एक तो 3 बुक्स प्रकाशित हो गई है, चौथी अभी चल रही है। और मैं धन्यवाद करती हूँ एनबीटी का और एनबीटी के निदेशक का। ख़ास तौर पर एक बारी उनसे ऐसी मुलाकात हो रही थी, तो मैं, क्योंकि सर्विस कमीशन में थी, तो मैं कुछ तो लिख नहीं सकती थी। आप यकीन नहीं मानेंगे, मुझे किताब लिखने के लिए भी परमिशन लेनी पड़ी, और उस परमिशन को देने के लिए मुझे 1 साल का वक्त लगा। मतलब आप एक नॉलेज के क्षेत्र में बैठे हैं और अपनी नॉलेज को बांटना चाहते हैं, ये तो हमारा सिस्टम है। फिर उसकी परमिशन क्योंकि आप कमीशन में थी इसलिए आपको परमिशन लेनी पड़ी। हाँ, परमिशन लेनी पड़ी लिखने के लिए परमिशन ली मैंने। लिखने के बाद मैंने क्या सोचा कि जो हमारा इतना रिच कल्चर है, हिमाचल है, देवधरा मीन्स देवभूमि, देवभूमि की कई अनोखी बातें हैं, अनोखी परंपराएं हैं। यहाँ शादी का सिस्टम अलग है, यहाँ रहन सहन का अलग है, खान पान का अलग है। वैदिक काल से हिमाचल बना कैसे, हिमालयन कैसे, और ब्रिटिश टाइम में ये कैपिटल थी, समर कैपिटल थी, तो क्यों बनी, कैसे हुआ, मतलब मेरे मन में ही कई सवाल आते थे। तो मैंने कहा अब जो मेरा फ्री टाइम होता है तो मेरे को इसमें काम करना चाहिए, तो मैंने रिसर्च की, लाइब्रेरीज में जाना, अकेडमिशियन के साथ मिलना, तो ये तो मेरे स्वभाव में था। तो मैं इसको रोज़ थोड़ा थोड़ा 2-2 4-4 पेज कलमबद्ध करती रही, तो उसने फिर बुक की शेप ले ली। तो मुझे आनंद है, मुझे खुशी है कि मैंने ऐसी 2 बुक्स लिखी हैं जो हमारी आने वाली जनरेशन के लिए रिसर्च बेस्ड, ऐसे तो सोशल मीडिया पे बहुत जानकारी होती है लेकिन ऑथेंटिक नहीं होती है, तो वो। और जो शिमला वाली किताब है वो तो शिमला की डीप रिसर्च है। मतलब आप समझिए, बर्मा की राजधानी, अफ़गानिस्तान की, पाकिस्तान की, ब्रिटेन की, ये सब राजधानी शिमला थी। और शिमला शिमला ही क्यों थी, चंडीगढ़ क्यों नहीं थी, या आपकी शिमला से कसौली क्यों नहीं थी? टेम्परेचर। हुआ ये कि जब यहाँ पे ब्रिटिश आए तो उनको लगा ये तो इंग्लैंड की तरह है, ये ना मक्खी है, ना मच्छर है, ना हैजा, ना मलेरिया है, कोई भी बीमारी नहीं है। तो उन्होंने यहाँ तो यूपी बिहार में तो ये सब चीज़ें चलती थी, वेस्ट बंगाल में भी चलती थी, गंदगी थी, तो वो अपने यहाँ से इधर आ जाते थे गर्मियों में। ना एसी की ज़रूरत है, ना पंखे की ज़रूरत है, तो यहीं पे उन्होंने अपना एक बना लिया और यहीं से सरकार चलती थी। भारत पाकिस्तान विभाजन की कई मीटिंग्स वहाँ पे हुई। तो बहुत कम जगह, ए.ओ. ह्यूम जो कांग्रेस का फाउंडर है, वो शिमला में उसने घर बनाया, वो नाल बर्ड्स लेके आया, उसको बर्ड से बड़ा ब्यूरोक्रेटिक यूनियन की यूनाइटेड सर्विसेज क्लब, यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के सिविल सर्वेंट्स वहाँ थे, सारे डिसीजंस वहाँ थे, महात्मा गांधी वहाँ आए, क्यों आए, वो क्या सोचते थे। तो वो बहुत कम लोग हैं जो इस तरह की अंदर की बातों को जानते थे। एक पहाड़ पे बैठने के लिए टका लगता था, उसका नाम आज भी टका बेंच है, तो लोग सोचते होंगे इसका नाम टका बेंच क्यों है, लोगों को समझना चाहिए। एक जगह का नाम स्कैंडल पॉइंट है। अब स्कैंडल क्या था, महाराजा पटियाला जो है वो ब्रिटिश में हमको उठा के वहाँ से ले गए तो स्कैंडल हो गया, तो इसलिए वो आज भी स्कैंडल पॉइंट है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो जो अनटच्ड है। मैन मेड फॉरेस्ट है, एक आदमी ने वॉक करते हुए अपना देवदार के लाखों पेड़ लगा दिए, आज भी वो घना जंगल हम सबको इतनी ठंडगी देता है और ताजगी देता है। तो वो सब चीज़ें जानने और समझने की ज़रूरत है। शिमला 7 हिल्स पे बना हुआ है, तो वो 7 हिल्स क्यों हैं, कैसे हैं, उनके नाम क्या हैं। आजकल तो सबने अपने होटलों के नाम रख दिए, एलिजियम हिल, फलाना हिल, तो वो एलिजियम हिल है क्या, क्यों बना। तो एक मतलब अगर किसी को शिमला समझना हो तो आपकी तो वो किताब किताब उठाए पढ़ ले और पढ़ ले। हाँ, तो लेडी डरफिन जो थी वाइसराय की बीवी थी, उसका ट्रांसफ़र ऑर्डर आ गया। उसने बोला महाराजा पटियाला तो इतनी पार्टीज करता है, मेरे पास तो कोई जगह ही नहीं है कि महाराजा पटियाला की तरह मैं भी पार्टीज करतूँ, भाई मैं तो अंग्रेजी क्वीन हूँ। तो उसने एक पर्टिकुलरली महल बनवाया, और जिस दिन वो महल पूरा हुआ उसका ट्रांसफ़र ऑर्डर आ गया, फिर भी वो 100 दिन रुकी, उसने 100 पार्टीज़ की वहाँ। तो वॉइस रीगल लॉज, जिसको अभी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी बोलते हैं, जानना चाहिए अपने एरिया के लिए जो इतनी समृद्ध हिस्ट्री को लिए हुए है। उसको कलमबद्ध करने का मेरा शौक़ था, तो मैंने पूरा किया और लोग पढ़ते हैं। मुझे बड़ी खुशी हुई, एक दिन मेरे को चंडीगढ़ में हम कहीं थे तो वहाँ पे उसने बोला आप रचना गुप्ता है, मैंने कहा जी, कि मेरे बेटे ने मुझे फ़ॉरेन में कहीं रहता है इंग्लैंड में, तो वहाँ से कहते हैं अमेज़ॉन से ऑर्डर किया और आपकी बुक मुझे दी, तो मैंने शिमला में आपकी एक एक लाइन पढ़ी, मुझे बड़ा अच्छा लगा, मुझे पुराने दिन याद आ गए। तो खुशी होती है कि आपका फ़ॉरेन का कोई रीडर है, वो अपनी मदर को मेरी बुक गिफ्ट भेज रहा है, उसकी मदर मुझे कहीं मिलती है, वो मुझे रिकॉग्नाइज़ करती है। इट गिव्स इमेंस प्लेजर। एक राइटर के लिए उसकी राइटिंग को कोई अप्रिशिएट करे, इससे बड़ा इनाम नहीं हो सकता। बिल्कुल, इससे बड़ा इनाम नहीं हो सकता। और मैम जाते जाते आपसे आखिरी चीज़ें, तमाम बातें हमने करी, आपकी जर्नी रही कैसी, क्या कुछ सीखने समझने को मिला, क्या कुछ चीज़ें अब आप इम्प्लीमेंट कर रही हैं अपने प्रोफेशनल करियर में। जाते हुए आपसे एक सवाल मैं जानना चाहूँगी ये
कि फिलहाल अब कौन से ऐसे सोशल काम हैं, सामाजिक कार्य हैं जिनमें आप एक्टिवली काम कर रही हैं अभी फिलहाल, अगर हम बात करें, जिनके हमें आगे जाकर इफेक्ट जो है देखने को मिल सकते हैं? मैं ग्राउंड पे डेवलपमेंट चाहती हूँ। ग्राउंड पे डेवलपमेंट का मतलब है डेवलपमेंट ऑफ एवरी इंडिविजुअल, हम्म, चाहे वो बच्चा है चाहे बड़ा है। बच्चा है तो उसको अच्छा एजुकेशन मिलनी चाहिए, महिला है तो उसके लिए सेफ माहौल मिलना चाहिए, महिला है तो उसको रोज़गार मिलना चाहिए, क्षेत्र में अगर पिछड़ापन है तो उसका विकास होना चाहिए, और अगर पुरुषों के लिए कोई ऑप्शंस अवेलेबल है वर्किंग का तो वो जनरेट करना चाहिए। मैंने बहुत सारी जगह ऐसे देखा कि अभी बहुत पीछे हैं हम लोग, मैंने दुनिया देखी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने अब इस जीवन काल में थोड़ा सा टाइम भी किसी के जीवन में परिवर्तित कर सकूं, विकास ला सकूं, तो मेरा वो मेरी अचीवमेंट होगी, बाकी कोई अचीवमेंट नहीं होगी। तो इसीलिए मैं लोगों से मिलती हूँ, लोगों के बीच में जाती हूँ, उनका दर्द समझती हूँ, और उनके लिए अगर कुछ हो पाए तो सिस्टम को जगा कर वो करने की कोशिश करती हूँ। चलिए, थैंक यू सो मच मैम। और जाने से थैंक पहले यू आप दिव्या। ऑडियंस को, जो भी लोग हमें देख रहे हैं, उनके लिए कोई मैसेज देना चाहेंगी? विमेन सेंटर शो है तो मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारी जो बेटियां हैं ना, वो कभी भी अपने आप को बेटों से कम ना आंकें। मेरी खुद की भी 2 बेटियां हैं, तो मैंने उनकी परवरिश बेटों से भी ज़्यादा बढ़कर की है, और वो भी वैसे ही फिर रिज़ल्ट देते हैं बच्चे, जब आप उनकी परवरिश वैसे करते हो। तो अपने को कभी कम नहीं मानना, जेंडर के बेस पे तो कभी नहीं मानना। आप वो सब काम कर सकती हैं जो एक बेटा कर सकता है या दुनिया का कोई भी दूसरा आदमी कर सकता है। नंबर 2, खुद पे विश्वास करना और खुद की नॉलेज पर काम करना। यही 3 ऐसी चीज़ें हैं जो आपको आगे सफलता का रास्ता दिखाएंगी। चलिए, थैंक यू सो मच मैम आज के थैंक हमारे यू, पॉडकास्ट में थैंक यू। आने के लिए। और फिलहाल शक्ति की समृद्धि के इस पॉडकास्ट में इतना ही। ऐसी ही और इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए और ऐसी इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी से मिलने के लिए आप हमारे पॉडकास्ट रेगुलरली देख सकते हैं। थैंक यू।